हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूं। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता ही बनता है, और इस टॉपिक से क्वेश्चन या तो न्यूमेरिकल फॉर्म में बनता है या फिर इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो बनता है। तो ये दो पार्ट इस चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं, और अगर ये दो पार्ट समझ में आ गए तो आपका मार्क्स जो है वो कंफर्म हो जाता है। और सबसे ज्यादा मेजरली प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है सबको? ग्राफ के क्वेश्चन में, कि ग्राफ के जो स्टेटमेंट्स दिए होते हैं तो उससे ग्राफ को बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आज के इस सेशन में मैंने पूरी कोशिश करी है कि अब आपका ग्राफ का एक भी डाउट नहीं बचेगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप ग्राफ के क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, मैं क्या क्या बातें बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे और उनके पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाएंगे। मैं आपको इसकी पीडीएफ दूंगी, ये तो मैंने आपको बोला है कि हर सेशन की आपको पीडीएफ 1 से 2 दिन बाद मिल जाती है, आपको मिलती भी है। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन किया होगा तो आपने देखा होगा कि वहां पर मैं आपको जो थ्योरी यहाँ पर सेशंस लेती हूँ इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, जिससे कि आपको लिखने का भी टाइम ना लगाना पड़े। आप सिर्फ अपना सेशन को सुने और रिविजन करें, फिर सेशन को सुने और रिविजन करें। तो आप इतना तो टेलीग्राम चैनल पर जब ज्वाइन होंगे तभी वो चीजें मिलेंगी। प्लस आज के इस सेशन का भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा 1-2 दिन बाद। तो इन सब चीजों की बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, सिर्फ आपका काम है फोकस्ड होकर पढ़ाई करना। तो चलिए सीधा सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि कोई भी नया नोटिफिकेशन आप तक। तो चलिए ज्यादा अब किसी का समय नहीं वेस्ट करते हुए अभी हम सबसे पहले चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ेंगे। इसके बाद जो सारे आपको सम्स होंगे, जितने भी ग्राफ के क्वेश्चंस होंगे, ग्राफ में आपको यहाँ एक्सप्लेन करूंगी, पर जो ग्राफ के क्वेश्चंस जो आपके पिछली बार एग्जाम्स में आए हैं उसको हम करेंगे अपना पीपीटी पे सॉल्व। ठीक है, तो चलिए सीधा सेशन को स्टार्ट कर देते हैं और जरूर से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए, तो सबसे पहली बात है कि मोशन गति है क्या? तो सिंपल, जरा मैं इसमें बहुत ज्यादा डीप नहीं घुसने वाली हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको आता है उसी तक मैं आपको वहां तक लेकर जाऊंगी। गति क्या है? अगर मैंने अपनी स्टेट में अगर खड़ी हुई हूं और मैंने अपनी स्टेट को चेंज किया तो क्या हो गया? वो मोशन हो गया। पर मोशन होने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट का होना जरूरी है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक लाइट लगी हुई है, कैमरे की लाइट लगी है, तो ये रेफरेंस पॉइंट मेरे लिए हो गया। और अगर इस रेफरेंस पॉइंट से मैंने मूवमेंट किया इधर की साइड तो वो क्या हो गया? मोशन हो गया। तो मोशन क्या है? चेंज इन स्टेट ऑफ पोजीशन। मेरी क्या है? पोजीशन में मेरी जो क्या है, मैं एक जगह खड़ी थी, उस खड़ी खड़ी पोजीशन से मैंने अपनी स्टेट को चेंज किया। और कैसे चेंज किया? एक रेफरेंस पॉइंट को रखकर। वो रेफरेंस पॉइंट कुछ भी हो सकता है, एक पेड़ भी हो सकता है, एक कार भी हो सकती है, एक खड़ा हुआ आदमी भी हो सकता है। तो उसको क्या बोलते हैं? आप गति बोलते हैं और मोशन के नाम से जानते हैं। और ये चीज कैसे होती है? एक समय के अंतराल, मतलब एक समय पर, अभी जो भी टाइम हो रहा है उस टाइम पे मैंने एक रेफरेंस पॉइंट को रेफरेंस मानते हुए अपनी पोजीशन को चेंज किया। इसी पोजीशन को चेंज करते हुए विथ रेफरेंस पॉइंट और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या हो गया? मेरा मोशन हो गया, या इसको मैंने गति बोला। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। आपके दो तरीके के आपको मोशन को पढ़ना है, एक आपका समान गति और दूसरा असमान गति, या यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन से आपके ग्राफ्स आते हैं। इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, एक्सीलरेशन का ग्राफ हो गया, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हो गया, बहुत सारे ग्राफ्स हमको पढ़ने हैं। तो बिल्कुल चिंता मत करिएगा, आपको सारे से सारे ग्राफ्स मैं आपको यहाँ पर खुद ही याद करवा दूंगी। आपको लास्ट में आप बोलोगे कि ऑल सेट एंड ऑल ग्राफ्स आर रेडी। ठीक है, तो आपका ये एक लास्ट में कमेंट रहेगा ही रहेगा। चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन की क्या बात होती है कि जैसे कि हर एक घंटे पर, हर एक घंटे पे अगर कोई भी गाड़ी, या हर एक घंटे पे कोई कोई भी गाड़ी आप समझ लीजिए, कोई भी गाड़ी मान लो 10 मीटर या 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। ठीक है, मैंने क्या बोला? हर घंटे पर, हर एक घंटा। उसका इन टाइम इंटरवल क्या है? सेम है, फिक्स है। अभी सुनेंगे, फिर यहां पर जब मैं एक्सप्लेन करूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। हर एक घंटे पर अगर एक कोई कार है जो कि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और हर एक घंटे पे वो 10 किलोमीटर बढ़ती जा रही है, मतलब पहले पहला घंटा था तो 10 किलोमीटर ट्रैवल करी, दूसरा घंटा था तो 20 किलोमीटर ट्रैवल करी, तीसरा घंटा था तो 30 किलोमीटर ट्रैवल करी, चौथा घंटा था तो 40 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब इक्वल क्या है? उसका दूरी है और इक्वल ही समय है। तो वो कौन सा आपका मोशन हो जाता है? यूनिफॉर्म मोशन या समान मोशन। आइए इसको देख लेते हैं स्क्रीन लिख के मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे मैंने क्या बोला
कि ये मेरे पास गाड़ी है और इसने क्या किया, यहां से इसका ये इनिशियल पॉइंट था और यहां से इसका ये 10 किलोमीटर, फिर ये 20 किलोमीटर, फिर ये 30 किलोमीटर, फिर ये 40 किलोमीटर, फिर ये 50 किलोमीटर और फिर ये 60 किलोमीटर। अब इसने क्या किया कि हर एक घंटे पर, हर एक घंटे में मतलब जब 0 से स्टार्ट हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो पहले घंटे पे फर्स्ट आवर पे क्या किया, 10 किलोमीटर की दूरी इस कार ने ट्रैवल करी। ठीक है, ये कार बना देते हैं एक सुंदर सी, और फिर अगले 10 किलोमीटर, ये क्या है, 10 किलोमीटर का ही डिफरेंस है, इसने अगले घंटे पे क्या किया, 10 किलोमीटर और ट्रैवल कर लिया। फिर अगले 10 किलोमीटर के डिफरेंस पर क्या किया, 1 आवर और ट्रैवल कर, सॉरी 1 आवर के टाइम में एक 10 किलोमीटर और ट्रैवल कर लिया, फिर 10 किलोमीटर और ट्रैवल कर लिया एक घंटे पे। तो इसका मतलब कि इक्वल, यहाँ पर क्या वर्ड आपको याद रखना है, इस स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए मैं इस चीज को बहुत जोर दे रही हूँ। क्या पूछ सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है, तो आप बोलेंगे इक्वल डिस्टेंस का ट्रैवल करना इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, मैंने क्या बोला, यहाँ पे लिखेंगे कि इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करना, ये आपको इससे इमेज से समझ में आया होगा। अब मैं इस पॉइंट को लिख दे रही हूं मेन, कि यहां पर क्या है, इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करना, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। याद करेंगे इस शब्द को, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इस पॉइंट को मार्क करेंगे, क्या, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करी और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अब यहां पर बात आ जाती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, मतलब असमान गति। अब क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करा जाएगा पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे कि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया और कैसे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे, यहां पर अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नहीं है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल किया, वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। अब आपसे एक क्वेश्चन यहां पर आता है कि इसका ग्राफ क्या होगा, तो ग्राफ क्या हो जाएगा आपका, अगर इन दोनों की मैं ग्राफ की बात करूं तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे बन गया, स्ट्रेट लाइन, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बन गया कुछ इस तरीके से, या आपका पैराबोला शेप में, मतलब स्ट्रेट लाइन को छोड़कर जैसे भी ग्राफ बनते हैं वो क्या हो जाएंगे, असमान गति के ग्राफ हो जाएंगे। ये आपको यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स, तीन क्या बल्कि दो इंपॉर्टेंट टर्म्स यहां पर है, अभी बाकी तो इधर लिखा है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस दूरी, दूरी क्या है, तो दूरी को बोलते हैं एक्चुअल पाथ। जैसे कि मान लो चिंटू चला अपने घर से, अब चिंटू चला अपने घर से तो वो कहां कहां जाएगा, आइए देखते हैं चिंटू कहां कहां घूम रहा है। यहां पर देखेंगे, ये चिंटू का है घर। ठीक है, चिंटू बहुत ही शरारती मस्तीखोर बच्चा है, और क्या हुआ, अपने घर से ये निकला, तो ये है हमारा चिंटू। तो चिंटू चला अपने घर, अब उसको जाना था स्कूल, पर चिंटू बहुत शरारती है तो उसने क्या किया, मुझे स्कूल नहीं जाना, मैं जरा घूमता हुआ जाऊंगा। तो घर से निकला और ये था उसका स्कूल, तो यहां उसको पहुंचना था, जिसकी दूरी क्या थी, यहां से उसके घर से इसकी दूरी थी मान लो 3 किलोमीटर। ठीक है, इसकी दूरी थी 3 किलोमीटर। अब उसने क्या किया, चिंटू गया, सबसे पहले सोचा कि मैं जाता हूं एक पार्क और एक बार क्या करता हूं, स्लाइड लेके आता हूं। तो चिंटू गया अपने पार्क और वो उसकी दूरी थी उसके घर से 1 किलोमीटर। ठीक है, फिर पार्क में होता हुआ सोचा कि मैं जाता हूं मिंटू के घर, तो चिंटू गया मिंटू के घर और जो उसकी दूरी थी, उसकी कुल दूरी थी 1 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या किया मिंटू ने, क्या किया, मिंटू ने बोला चलो हम लोग चलते हैं, कहां पर, हम लोग चलते हैं एक शॉप पर, वहां जाते हैं चॉकलेट खाने। तो मिंटू गया कहां पर, मिंटू और चिंटू मिलके चले गए एक शॉप पर, ये शॉप है जहां पर उन्होंने ली चॉकलेट, तो ये किलोमीटर थी 2 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या किया, अब शॉप से चले गए, ये लोग क्या बोलते हैं कि अब स्कूल का टाइम हो गया, चलो जल्दी से भागकर स्कूल चलते हैं। तो यहां से यहां की दूरी थी मान लो 1 किलोमीटर। तो अब ये देखो कि डिस्टेंस क्या ट्रैवल हुआ, अगर मैं बात करूं कि डिस्टेंस क्या ट्रैवल हुआ, तो डिस्टेंस क्या क्या ट्रैवल हुआ, अगर इसको डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस अगर मैं बोलूं कि कुल दूरी कितनी ट्रैवल करी किसने, चिंटू ने, और फिर मिंटू के साथ मिलता हुआ शॉप पर होता हुआ स्कूल जब पहुंचा, तो इसकी कुल दूरी कितनी थी, तो इसकी कुल दूरी क्या हो गई, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, 2 और 2 4, और 4 और 1 5। तो कुल दूरी की अगर मैं बात करूं, कुल
दूरी, तो कुल दूरी कितनी हो गई इसकी 5 किलोमीटर, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 किलोमीटर। पर अगर मैं बात करूं कि उसका शॉर्टेस्ट, अगर वो अपने घर से स्कूल डायरेक्ट जाता बिना कहीं इधर उधर नाचता हुआ, तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता, सबसे छोटी दूरी क्या होती, तो सबसे छोटी दूरी क्या हो जाएगी, ये जो डायरेक्टली है कि चिंटू का घर और स्कूल के बीच की दूरी का क्या था 3 किलोमीटर, तो ये जो हो जाएगा ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे कम डिस्टेंस है। और ये क्या हो गई, यहां से लेके यहां तक ये इसकी कुल दूरी हो गई। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ये किसको बताता है, ये बताता है आपका डिस्प्लेसमेंट को। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये कुल दूरी क्या हो गई, ये हो गई आपकी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको यहाँ पर बात समझ में आई होगी कि अगर बात करी जाए, जैसे कि अगर कहीं किसी से रास्ता पूछो और किसी को बहुत ज्यादा खुंदस होती है, तो वो क्या करता है, रास्ता गलत बताता, अरे आप उधर से चढ़ो, उधर से चढ़ो, उधर से चढ़ो, उधर चढ़ो और फिर इधर आ जाओगे। पर उसको पता है कि सीधा रास्ता कहाँ से है, पर उसने क्या किया, रास्ता गलत बता दिया, तो वो क्या हो गया, वो कुल दूरी हो गई। पर अगर सीधे कहीं पे पहुंच जाए, एक डायरेक्ट शॉर्टेस्ट पाथ पे पहुंच जाए, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। अब दूसरी बात आती है कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि डिस्टेंस पॉजिटिव है और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट में आपको 2-3 चीजें याद रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट, पहली बात तो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ये बात हो गई। दूसरी बात, डिस्टेंस जो होगा ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, कभी भी नेगेटिव डिस्टेंस नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मैं उल्टी तरफ चलूंगी तो मेरा डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कब दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, कब दोनों बराबर होते हैं। तो वो कौन से केस में हो जाएंगे, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपका बराबर है। तो वो कब होगा, जब एक सीधी रेखा में कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रैवल करेगा, मतलब एक सीधी रेखा में अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, तो यहां से ट्रैवल किया, यहां पर चला गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, इस केस में मतलब स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है। डिस्टेंस की यूनिट भी क्या है, मीटर है, और डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट क्या हो जाती है, मीटर हो जाती है, ठीक है। दोनों की यूनिट मीटर है। डिस्प्लेसमेंट जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव तीनों होता है। डिस्टेंस हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है। आई होप यहां तक आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं क्या, स्पीड की। तो स्पीड क्या है, कितनी दूरी तय करी गई, स्पीड क्या है, कितनी दूरी तय करी गई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कितनी दूरी कितने समय में ट्रैवल करी, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्पीड, ठीक है, चाल बोलते हैं। तो स्पीड क्या है, रेट ऑफ अ डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम, जिसकी आपकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब स्पीड में जब चाल में एक दिशा दे दी जाती है, जब चाल में एक दिशा दे दी जाती है, व्हेन स्पीड इज इंक्लूडेड विद डायरेक्शन, जब स्पीड को डायरेक्शन के साथ इंक्लूड कर दिया जाता है, तो वो क्या बन जाता है, वो वेग बन जाता है, वेलोसिटी बन जाता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मोशन, गति क्या होता है, चेंज इन स्टेट ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वहां पर क्या रेफरेंस पॉइंट होता है हमेशा। उसके बाद हमने देखा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल किया जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करेंगे। इसका हमेशा जो प्लॉट आता है स्ट्रेट लाइन आता है, पर इसका जिगजैग या किसी भी अन्य शेप में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, एक ऐसी एक्चुअल पाथ जो कि ट्रैवल किया गया है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वो शॉर्टेस्ट पाथ जो भी कहीं किसी एरिया का एक शॉर्टेस्ट पाथ है, जहां से स्टार्ट किया और जहां पर एंड किया, वो क्या है, उसका शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। दोनों की क्या यूनिट होती है, मीटर होती है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इस बात को याद रखेंगे। अब बात किया हमने स्पीड की, स्पीड क्या है आपकी, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया कितने समय में, वो है स्पीड। स्पीड के साथ जब डायरेक्शन लग जाता है तो वो क्या बन जाता है, वेलोसिटी, वेग बन जाता है, ठीक है। और वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाती है, वेलोसिटी की भी यूनिट होती है आपकी मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी भी आपकी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती है। अब बात कर लेते हैं आपके फॉर्मूलेस की। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस
फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। ये सब फॉर्मुलेज अभी आप याद कर लीजिए। अभी जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये फॉर्मुलेज वापस से मैं आपको बताऊंगी, तो अभी सिर्फ देख लीजिए। फिर एवरेज वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी की बात आई तो वेलोसिटी किससे रिलेटेड होगा? डिस्प्लेसमेंट से, विस्थापन से। तो वेलोसिटी इसलिए पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होती है। तो ये दोनों फॉर्मुलेज हैं जो आपको याद रखने हैं, और भी अन्य फॉर्मूले रहेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आपको बताती चली जाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्सीलरेशन, त्वरण। त्वरण क्या होता है? जैसे कि अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, अगर आप कार में बैठे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक्सीलरेशन आपको समझ में आ जाएगा। आप कार में बैठे हुए हैं, कार में बैठे हुए आप ड्राइव कर रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, मान लीजिए एक खाली सी रोड है और आपने क्या किया, आपने उसका अपना जो एक्सीलरेटर है उसको प्रेस किया, और क्या हुआ, वो स्पीड आपने 30 मीटर पर सेकंड पे चलना स्टार्ट किया। अब क्या आप देख रहे हैं कि रोड पूरी खाली है, तो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या हुआ, देखो क्या मैंने बोला, सबसे पहले आपने 0 मीटर पर सेकंड की स्पीड से स्टार्ट हुए। जैसे ही आपने रोड को खाली देखा, आपने 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड को बना लिया। अब आप देख रहे हैं कि आगे कोई ट्रक नहीं है, आगे कोई भी गाड़ी और व्हीकल या कुछ भी, कोई भी चलता फिरता आदमी नहीं दिख रहा है। तो आपने क्या किया, एक्सीलरेटर को प्रेस किया और क्या कर दिया, आप 30 से 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर आ गए। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे मैंने क्या बोला। अब क्या देखा, अब आपको लगा कि अरे मुझे जहां पहुंचना था वहां से तो देर हो रही है वहां पहुंचने के लिए, तो आपने और एक्सीलरेटर को प्रेस किया। अब आप आ गए 50 मीटर पर सेकंड से 70 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर। ठीक है, तो ये जो चेंज हो रहा है किसमें, आपकी वेलोसिटी में। मैंने क्या बोला, जो चेंज हो रहा है किसमें, 0 से 30 पे जो चेंज हुआ, फिर 30 से 50 में जो चेंज हुआ, यहाँ बदलाव हुआ ना वेलोसिटी में, फिर यहां से यहाँ के जो बदलाव हुआ, चेंज हुआ, तो यही चेंज क्या है आपका, यही इसी चेंज को एक्सीलरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसी चेंज को एक्सीलरेशन में आपका कम भी हो सकता है। मान लो आगे भीड़ लगी, भीड़ दिखी, तो आपने क्या किया, आपकी 30 से क्या हो गई वैल्यू, 20 पे आ गए, मतलब आपकी वेलोसिटी अभी 30 थी, 30 से 20 में आ गई। तो इसका मतलब कि एक्सीलरेशन में एक्सीलरेट हुआ गाड़ी या तो पॉजिटिव की तरफ या फिर नेगेटिव की तरफ। तो ऐसा नहीं है कि जरूरी कि हमेशा पॉजिटिवली ही आप एक्सीलरेशन करते हैं। जैसे ही आपकी चेंज, जैसे ही आपकी, फिर से सुनेंगे, जैसे ही अगर वेलोसिटी में कोई बदलाव आ रहा है, एक वेलोसिटी लेकर आप चले, आपने वेलोसिटी में जैसे ही चेंज किया, तो कोई भी चेंज, चाहे वो आपका चेंज ऊपर की तरफ हो, चाहे वो हो जाता है, त्वरण हो जाता है। इसीलिए त्वरण को बोलते हैं, एक्सीलरेशन को बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो क्या हो गया, त्वरण आपका चेंज इन वेलोसिटी इन अ यूनिट टाइम। और इसकी यूनिट क्या हो जाती है, इसकी यूनिट हो जाती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर लग जाता है यहाँ पर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन में टी। अब ये v क्या है, v आपका क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी। v हमेशा फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करता है। u आपका क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी, जो आपकी स्टार्टिंग में थी। अगर मैं यहाँ बात करूं ऊपर वाले इसमें, तो जीरो क्या है आपकी, जीरो से आपने स्टार्ट किया तो जीरो आपकी इनिशियल हो जाएगी। अब ये सब हमें क्वेश्चंस में यूज आएगा। और 30 क्या है आपकी, फाइनल हो जाएगी। अब इस वाले के, इसको और इसको देखें, तो ये आपकी इनिशियल हो जाएगी वेलोसिटी, और ये वाली आपकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से चेंज इन वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। अब इसके दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इसको समझिएगा बहुत ध्यान से, इसी पे आपके सारे ग्राफ्स निर्भर होंगे। ठीक है, जिसके बाद हम ग्राफ्स करने वाले हैं, तो इन दो पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझिएगा। मैंने ये चैप्टर बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, और समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको रियल में समझ में आया है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं दो केसेस की, तो यूनिफॉर्म मोशन का केस और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस। अब देखो फिर से एक बात को ध्यान से सुनो, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। अब आप गाड़ी चला रहे हो और आपके पापा पीछे बैठे हुए, ठीक है, किसी ने गाड़ी ड्राइव कर, या हम एक एग्जांपल लेते हैं हाइपोथेटिकल, चिंटू बैठा है, चिंटू गाड़ी चला, चिंटू ने नई नई गाड़ी चलानी सीखी है। अब चिंटू के पापा ने कहा चलो आओ देखो, दिखाओ कि तुमको कितनी गाड़ी चलानी आती है। तो चिंटू गया, अपना एक हाईवे रोड पे गया जहां पर क्या है, थोड़ी से कम व्हीकल्स रहते हैं। तो चिंटू के पापा पीछे बैठे हुए हैं, तो चिंटू कहीं ना कहीं डर है। किस बात का डर है, कि अगर मैंने जैसे ही स्पीड ज्यादा बढ़ाई तो पापा पीछे से एक टप्पी दे देंगे अच्छे से और गाड़ी से उतार देंगे। तब चिंटू ने इस सिचुएशन में क्या किया, चिंटू की बात को ध्यान से समझेंगे। जस्ट अ सेकेंड डस्टर। तब चिंटू ने क्या किया, चिंटू ने अपने जैसे ही स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट करी, और उसने क्या किया, 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पर क्या किया, अपनी गाड़ी को
इसी स्पीड पर वो दौड़ा रहा था। पहले घंटे पे भी इसी स्पीड पे दौड़ रही थी, दूसरे घंटे पे भी इसी स्पीड पे दौड़ रही थी, तीसरे घंटे पे इसी स्पीड पे दौड़ रही थी। मतलब उसने क्या किया, अपना यहाँ पर वेलोसिटी को क्या कर लिया, वेलोसिटी को उसने कर लिया कांस्टेंट। मतलब एक स्थिर वेलोसिटी पे वो चल रहा था, एक सी वेलोसिटी जो कि उसकी 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी, उसने क्या किया, उस 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को कांस्टेंट कर लिया। अब वो जितनी देर अपने पापा के साथ बैठा रहा कार में, उसने 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर ही गाड़ी को चलाया। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई। अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या हुआ, अब चिंटू बैठा था अपने दोस्तों के साथ, उसको अपना दिखाना था कि मैं कितना ज्यादा, मतलब मुझे गाड़ी चलानी आती है। अब जब चिंटू था, दूसरा, ये तो हमारा फर्स्ट केस हो गया जब चिंटू किसके पास बैठा था, अपने पापा के पास। अब दूसरा केस क्या हो गया, सेकंड केस। इसमें क्या था, वो चिंटू बैठा था अपने फ्रेंड्स के साथ। अब उसने क्या किया, उसने 0 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तो गाड़ी स्टार्ट करी, पर उसने पहले ही अंतराल में क्या कर दिया, 50 मीटर पर सेकंड पे कर दिया। फिर उसमें उसने 90 मीटर पर सेकंड पे कर दिया, फिर उसने 110 मीटर पर सेकंड पे कर दिया। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि अब आप खुद ही बताइए कि चेंज इन वेलोसिटी आपको कहाँ दिख रही है। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी में बदलाव, बदलाव आपको सेकंड केस में दिख रहा है। तो जहां चेंज इन वेलोसिटी देख रहे हैं, तो जहां भी आपको चेंज इन वेलोसिटी देखने को मिलेगा, तो वो वहां पर ग्राफ कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो जाएगा। और जैसे ही अगर आपकी वेलोसिटी आपकी स्टिल हो गई, मतलब कांस्टेंट हो गई, तो वहां पर आपको ग्राफ कैसा मिलेगा, आपको यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ मिलेगा या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला कि यूनिफॉर्म मोशन यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इसमें ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में है और वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, इस बात को सबसे पहले याद रखना है कि यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी कैसी हो गई, 0, कोई भी बदलाव नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, जहां पे वेलोसिटी वैरी कर रही है, तो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी होगी। और हमेशा चेंज इन वेलोसिटी होगी, तो जब चेंज इन वेलोसिटी होगी तो 0 नहीं होगा, इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस है। ठीक है, और आपके अभी हम जब ग्राफ्स देखेंगे कि इसके ग्राफ्स स्ट्रेट लाइन आए, आपके पहले वाले केस में ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, फिर आपका जिगजैग या पैराबोला शेप में आएगा, तो वो सारे अभी हम देखेंगे सारे किस तरह से ग्राफ्स बन रहे हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, समझना बहुत जरूरी है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, बात फिर से सुनेंगे, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या हो रहा है, चेंज इन जो आपका वेलोसिटी है वो 0 हो रहा है, तो मतलब एक्सेलरेशन वहां पर उस केस में क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि आपका चेंज इन वेलोसिटी 0 है, तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रहा है, वैरी कर रहा है, मतलब चेंज हो रहा है यहाँ पर चेंज इन, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। आई होप यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब चलिए हम चलते हैं सारे ग्राफ्स को जल्दी जल्दी से समझते हैं। आपको सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिए, मेन जो बेसिक्स है आपका ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, चलिए तो अब देख लेते हैं हम ग्राफ्स को, और ग्राफ्स को अपना क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे आपको 3 तरह के ग्राफ्स को देखना है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, फिर आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और तीसरा आपका डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ। तो अभी डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ आपने नहीं देखा होगा अभी तक, ये एनसीईआरटी का है, तो मैं आपको यहाँ पर शो करूंगी। तो आप उसको, सिर्फ 2 ग्राफ्स हैं, आप इजिली उसे समझ सकते हैं, ईजी सा ग्राफ है, बहुत ज्यादा उसमें नहीं है, इन सबको मिलाकर ही वो ग्राफ है। तो चलिए आइए सबसे पहले देख लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ के 4 केसेस देखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा ग्राफ है आपको, यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। ठीक है, दूरी समय ग्राफ है ये, दूरी समय ग्राफ, और इसका हम देख रहे हैं सबसे पहले समान गति का ग्राफ। ठीक है, जिसमें दूरी समय समान गति पे चल रही है चीजें। तो समान देखो, अब यूनिफॉर्म मोशन है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, है ना, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक, तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है। देखेंगे इधर, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब यहाँ पर क्या है, ये इनिशियल पोजीशन है, ये आपका क्या हो गया, वाई एक्सेस हो गया, ये आपका हो गया एक्स एक्सेस। ठीक, तो यहाँ 0 से 1 2 3 4 5 इस तरह से यहाँ पर आवर्स घंटे टाइम की तरफ हो गया। ठीक है, ये टाइम दिखा रहा है और इधर बता रहा है डिस्टेंस। अब देखो, पहले 1 घंटे में 10 मीटर की दूरी तय किया यहाँ पे, फिर दूसरे घंटे में 20 मीटर, 20 किलोमीटर, फिर तीसरे घंटे में 40 किलोमीटर। ठीक है, सॉरी, तीसरे घंटे में 30 किलोमीटर, चौथे घंटे में 40 किलोमीटर। तो इस तरह से आपको ये स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रहा है, और इसका स्लोप क्या बताएगा, इसका स्लोप आपको बता देगा क्या, स्पीड। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का आपको स्लोप बताता है क्या, स्पीड।
किस स्पीड से, किस गति से गाड़ी चल रही है। ठीक है, तो ये क्या आता है हमेशा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। तो आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन कौन से ग्राफ आपके स्ट्रेट लाइन आते हैं। जब हम ये सारा कुछ कर लेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि आपको मार्क करना है कौन कौन से ग्राफ आपके स्ट्रेट लाइन है, और जो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेंगे उन एक्सेप्शन को याद कर लीजिएगा, वही आपके स्ट्रेट लाइन वाले नहीं हो जाएंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन आते हैं घूम फिर के। तो ये आपका यूनिफॉर्म मोशन वाला ग्राफ क्या हो गया, आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो गया। ठीक है, जिसमें आपका स्लोप क्या हो गया, स्पीड। तो जितने भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप क्या हो जाएंगे, सबके स्पीड इनका स्लोप हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऐसा ग्राफ जबकि ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है। खुद सोचो, अगर रेस्ट पे खड़े हुए हो तो क्या डिस्टेंस बढ़ रहा होगा, नहीं। रेस्ट पोजीशन पे मतलब कि अब डिस्टेंस क्या हो गया होगा, फिक्स हो गया होगा। तो ये ग्राफ भी कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, पर एक पैरेलल आता है किससे, एक्स एक्सिस से। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब रेस्ट पे है तो पैरेलल एक्स एक्सिस से होता है कि वाई एक्सिस से होता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब भी आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट पे होगा। अब रेस्ट पे होगा, रेस्ट की स्थिति समझ लेते हैं। मतलब ये जो 40 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है इधर। ठीक है, तो 40 किलोमीटर की जो दूरी है, यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट स्थिर हो गया, कार जो है वो स्टिल हो गई, अब वो आगे नहीं बढ़ रही है। पर समय क्या है, इसके साथ जो समय की बात हो रही है, तो समय क्या है, गतिमान है, गतिशील है, समय बढ़ता जा रहा है, समय किसी के लिए नहीं रुक रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे एक समय पर पहुंचना था, कहाँ पर, मुंबई पहुंचना था। पर क्या है, मेरी कार खराब हो गई। अब मेरी कार खराब हो गई तो डिस्टेंस क्या हो गई, मेरी फिक्स हो गई, पर टाइम तो बढ़ता चला जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अब मैं किस स्थिति में हूं, मैं रेस्ट की पोजीशन पे हूं, रेस्ट की एक स्थिरता की पोजीशन पे हूं। ठीक है, तो ये 40 किलोमीटर पर रेस्ट पे है, तो ये कैसा आ गया आपका, स्ट्रेट लाइन आ गया। पर ये किसके पैरेलल है, ये पैरेलल है एक्स एक्सिस से, मतलब ये टाइम के पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब डिस्टेंस 0 है तो उसका मतलब गाड़ी चल ही नहीं रही है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये सब क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं। जब डिस्टेंस कवर ही नहीं कर रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बिकॉज डिस्टेंस इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब अब मैंने क्या बताया था, असमान दूरी, असमान दूरी, और आपका क्या हो जाएगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। देख सकते हैं कि टाइम इंटरवल अभी भी क्या है, एक एक घंटे का ही गैप है। यहाँ पर आर हो गया टाइम इंटरवल गैप, और यहाँ पर क्या हो गया, किलोमीटर्स हो गए, डिस्टेंस हो गया। तो पहले आपका एक घंटे में कितना, मान लो यहाँ पर 8 किलोमीटर, फिर दूसरे घंटे में ये मान लो चला गया 12 किलोमीटर, फिर तीसरे घंटे पर क्या चला गया, ये मान लो ये 25 किलोमीटर, फिर चौथे घंटे पे क्या चला गया, 40 किलोमीटर। तो इस तरह से क्या है ये सो सॉरी थोड़ा सा कोल्ड हो गया। तो ये क्या है, असमान गति का ग्राफ हो गया। ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अब देखो, अब इसमें एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, कुछ भी मार्क कर लो, बस याद रखो क्या, कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका जो होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का भी होता है। मींस अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलेंगे और इसमें बोल देंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पैराबोला शेप का ग्राफ आ जाएगा। याद रखेंगे, ये पैराबोला शेप का ग्राफ, पैराबोला शेप का ग्राफ ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का तो ग्राफ है ही है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। अगर ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हटा दूं मैं, तो ये ग्राफ भी आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ही शो कर रहा है। जैसा यहाँ पे जिगजैग है, तो यहाँ पे पैराबोला शेप बन गई किसकी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। पर अगर बात कर ली जाए कि आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ जिसमें कि आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बताना हो, समान त्वरण बताना हो, ये आपका समान त्वरण का ग्राफ है, तो इसमें कैसी शेप आती है, आपकी पैराबोला शेप आती है। तो इसको आप ना वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, मार्क कर लो। ये बहुत बार हर एग्जाम में एक स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन का ग्राफ पूछ लेते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो हमेशा वो कैसा आता है, पैराबोला शेप का आता है, स्ट्रेट लाइन नहीं आता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चौथा ग्राफ, जहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, पहले रेस्ट पे है और फिर उसने क्या किया, समान गति को ले लिया। देखो यहाँ पर क्या है, 0 पोजिशन है, 0 से क्या हो गया, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। तो 1 से लेके 2 घंटा, और यहाँ पे क्या थी, 10, 20, 30। तो मतलब 2 घंटे तक, 2 आवर्स तक क्या था, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे था। इसका मतलब यहाँ पर स्पीड 0 है, पर समय बढ़ता जा रहा है। पर 2 घंटे के बाद उसने क्या की, एकदम से सब स्पीड ले ली, और कैसी ली, स्पीड आपकी यूनिफॉर्म मोशन वाली स्पीड ले ली।
ठीक है, तो ये कैसा ग्राफ हो गया आपका, रेस्ट प्लस यूनिफॉर्म मोशन का ये ग्राफ बनकर आ गया। ठीक है, आई होप ये सारे ग्राफ्स आपको यहाँ पर क्लियर हुए होंगे। सबसे पहला ग्राफ हमने क्या देखा, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देखा, जो कि आपका हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। स्लोप किसको डिटरमाइन करता है, आपका स्पीड को डिटरमाइन करता है, जहाँ पे इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बन जाता है। फिर ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे पोजीशन पे है तो यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन आएगा, पर आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस, समानांतर आएगा एक्स एक्सिस से। जब आपका और स्पीड यहाँ पर 0 हो जाएगी, पॉइंट भी याद रखने वाला है। फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो जाएगा, तो मतलब आपका समय जो होगा वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे होगा, पर आपकी जो दूरी होगी वो असमान दूरी होगी। अब इसमें आपको याद रखने वाली बात क्या है कि जिगजैग आएगा या फिर पैराबोला शेप आएगा। जब पैराबोला शेप की बात करेंगे तो वो यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन हो जाएगा ग्राफ में, मतलब एक और टर्म इसमें यूज करते हैं। फिर रेस्ट प्लस यूनिफॉर्म मोशन, तो रेस्ट में अगर गाड़ी स्थिर पोजीशन पे है तो वो रेस्ट वाला ग्राफ है। अगर इस तरह से ग्राफ आ जाएगा तो आप बता देंगे रेस्ट प्लस यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये। ठीक है, चलिए अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो आपका एक्सेलरेशन को बताता है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है। तो यहाँ पर स्लोप किसको डिटरमाइन करेगा, यहाँ पर स्लोप डिटरमाइन करेगा आपका एक्सेलरेशन को, त्वरण को। ठीक है, ये किसको डिटरमाइन कर रहा है, त्वरण को डिटरमाइन कर रहा है। अब पहला केस इसमें आ जाता है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। जब आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, खुद सोचो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब रहेगा, जब चेंज देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, त्वरण है, मतलब इक्वल टाइम पे उसकी वेलोसिटी इक्वल कवर हो रही है। तो मतलब क्या हो जाएगा आपका, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ आ गया। यहाँ पर देखो हर 1 घंटे पे क्या हो रहा है आपका, ये 10 मीटर, 10 किलोमीटर, फिर ये 10 मीटर पर सेकंड, अभी तो स्पीड की बात कर रहे हैं ना, तो 1 घंटे पे 10 मीटर पर सेकंड, 2 घंटे पे 20 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से ये आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का समान त्वरण का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ गया। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन कब 0 होता है। तो एक्सेलरेशन कब 0 होता है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है या जब कार क्या होती है, एक रेस्ट पोजीशन पे रहती है। तो एक्सेलरेशन कब 0 होगा, या तो कार चल ही नहीं रही होगी, उसकी कोई स्पीड ही नहीं होगी, कोई वेलोसिटी ही नहीं होगी, या कि कार की कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, कि चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन 0 का एक केस आपको समझना है। अब बात कर लेते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ। कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ की मतलब, अब ये जो वाला केस है कि जब वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। ये कांस्टेंट मतलब स्थिर हो गई। अभी तक ये सब में क्या था, इसमें आपको इससे कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें वेलोसिटी बढ़ रही है, इसमें वेलोसिटी बढ़ रही है, क्या वेलोसिटी, ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है। हर 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। पर यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ की बात की जा रही है, कि मतलब ये 0 का केस है, ये 10 मीटर पर सेकंड, ये 20 मीटर पर सेकंड, ये 30 मीटर पर सेकंड, और ये 40 मीटर पर सेकंड पर क्या हो गई, वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। अब एक कांस्टेंट, उसके चिंटू के पापा पीछे बैठ गए, तो चिंटू ने स्पीड को क्या कर लिया, मेंटेन कर लिया। कितना, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड उसने क्या कर ली, मेंटेन कर ली, 40 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम भी क्या हो जाएगा, सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे कि अगर जो मीटर है तो सेकंड में रहेगा, आर है तो आपका किलोमीटर्स रहेगा। ठीक है, वो सब आप यूनिट्स देख लेंगे। तो 40 मीटर पर सेकंड, जब स्पीड को कांस्टेंट कर दिया तो आपका ग्राफ कैसा आया, अब आपका ग्राफ यहाँ पर स्ट्रेट आया, और ये आपके एक्स एक्सिस या टाइम से क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तीसरा ग्राफ क्या हो जाता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब कि जब धीरे धीरे गाड़ी की स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। कैसे देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि मीटर पर सेकंड की ही बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर सेकेंड्स हो जाएगा टाइम में। 1 सेकेंड मतलब पहले क्या था, पहले 0 से था, तो फर्स्ट सेकेंड में क्या हुआ कि गाड़ी की स्पीड क्या थी, 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, तो 50 थी स्पीड, 50 मीटर पर सेकेंड थी पहली स्पीड पहले सेकंड में। फिर सेकंड में क्या हो गया, सेकंड में आ गई वो उसकी स्पीड 40 मीटर पर सेकंड, फिर 30 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेट तो हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी तो हो रहा है, पर क्या है, नेगेटिवली चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। ठीक है, मतलब उल्टी की तरफ हो रहा है चेंज इन वेलोसिटी। मतलब समझे ना कि पहले बड़ी वैल्यू थी, बड़ी से क्या कम वैल्यू, कम 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 वैल्यू होकर मतलब ग्राफ कुछ इस तरीके का आ रहा है। स्ट्रेट लाइन सीधा तो आ रहा है, पर नीचे की तरफ आ रहा है स्लोप उसका। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका केस हो जाता है, रिटार्डेशन का केस होता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अभी तक ये नहीं आया रिटार्डेशन
रिटार्डेशन से क्वेश्चन पर एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम के साथ क्या है, वेलोसिटी घट रही है, ठीक है। तो ये रिटार्डेशन का नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, अभी हमने यहाँ क्या देखा था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो कि कैसा आया था, कंफ्यूज मत होइएगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का आया था, पैराबोला शेप का। अब यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ रहा है पैराबोला शेप में, ठीक है। बात को समझेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या था, पैराबोला था, शेप पैराबोला थी, ठीक है, इस तरीके से थी, कर्व थी। अब यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या आ रहा है, पैराबोला आ रहा है, और दूसरा आपका जिगजैग आ रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक मतलब फिक्स्ड नहीं है रेशियो कि आपका वेलोसिटी एक फिक्स रूप से चेंज हो रही है, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये आपको ग्राफ्स को समझना होगा। आइए आप इस सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, उन सारे ग्राफ्स को नोट कर लीजिए जो कि आपके स्ट्रेट लाइन आते हैं। जैसे कि सबसे पहला ग्राफ आ गया, सब में स्टार मार्क करते चलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन का आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका हो गया क्या, स्ट्रेट लाइन। फिर आपका स्ट्रेट लाइन कौन सा आया, जब आपका ऑब्जेक्ट क्या था, ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट कंडीशन पे था, तो 2। फिर क्या आया आपका स्ट्रेट लाइन, इसको हम स्ट्रेट लाइन के केस में नहीं रखेंगे, ये एक्सेप्शन का केस था। अब बात कर लेते हैं क्या, आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का भी ग्राफ आपका आया स्ट्रेट लाइन का, कांस्टेंट वेलोसिटी का भी ग्राफ आया आपका स्ट्रेट लाइन का, नेगेटिव रिटार्डेशन का भी ग्राफ आया आपका स्ट्रेट लाइन का। बस इतने ग्राफ्स आपके स्ट्रेट लाइन के आते हैं, बाकी आपके जिगजैग या पैराबोला शेप के ग्राफ होते हैं। आई होप आपको ये ग्राफ्स के सारे ये आपको ग्राफ्स समझ में आए हो। मैं साइड हो जाती हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका, क्योंकि मैं इसका आपको जो पीडीएफ मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ इसकी, वो मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूंगी, क्योंकि ये शायद पता नहीं बन पाए कि नहीं बन पाए पीपीटी के फॉर्म में, क्योंकि ग्राफ्स क्या थे, सब हैंड मेड ग्राफ्स हैं। देखती हूँ कैसे होता है, मतलब ये मेन आपको मैं हैंड रिटन नोट्स इसके देने वाली हूँ, ठीक है। तो ये सारे ग्राफ्स को आप नोट कर लीजिए, और इसका आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, प्लस आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। चलिए अब देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को, कि आपके 2 ग्राफ्स बचे हुए हैं बस, फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, और फिर हम इसको कल करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि आज टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लोगों ने कहा बहुत लंबी वीडियोस नहीं देखने उन्हें, ठीक है। तो चलिए आइए जल्दी से रब कर देती हूँ, 2 मिनट का काम बचा है, 2 मिनट। और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है इसमें, कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, जो एरिया होता है आपका वीटी ग्राफ, तो ये हमारे क्या है, यहाँ पर वीटी ग्राफ है, और इसके अंदर का जो एरिया होता है वो क्या देता है, आपका डिस्प्लेसमेंट देता है। जैसे कि पहले केस को देखा जाए अगर, तो पहला केस क्या है आपका, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट कांस्टेंट वेलोसिटी, जब उसकी क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, मतलब कि वेलोसिटी को फिक्स कर दिया। अब एक फिक्स वेलोसिटी पर कोई भी कार चल रही है, जैसे मान लो कि यहाँ पर 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पर एक कार क्या है, मूव कर रही है, तो यहाँ पर क्या हो गई, कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई। अब इस कांस्टेंट वेलोसिटी पे जब कार चल रही है, तो आपने अभी पिछला देखा था ग्राफ में, वीटी ग्राफ में, तब वो कैसा था आपका, स्ट्रेट लाइन आता था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू टाइम आता था। तो वही सेम चीज है यहाँ पर, कि ये क्या है आपका, v ऊपर है और टाइम आपका इधर साइड है, तो ये वीटी ग्राफ है, और वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, तो मतलब क्या है, आपका ग्राफ इस तरह से आ रहा है। अब आपका यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया है, तो मतलब अगर ये एरिया है, तो ये एरिया का ये जो ये वाला पोर्शन है, पूरा ये पोर्शन ये दे देगा क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो पोर्शन है एरिया अंडर द ग्राफ, ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, तो एरिया हो जाएगा इसका, एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू में ब्रेथ, यहाँ पे जो भी लेंथ है और यहाँ पे जो भी ब्रेथ है, तो वो क्या हो जाएगा आपका एरिया अंडर द ग्राफ, या इसको बोल देते हैं आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो बस अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि ये आपका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, तो आप बता देंगे कि एरिया अंडर द वीटी ग्राफ कैसे बता देंगे, वो आपका डिस्प्लेसमेंट वाला हो जाएगा। और पहला केस इसका कौन सा हो गया, कि जब ऑब्जेक्ट का आपका कांस्टेंट वेलोसिटी में है, तो आपका कुछ इस तरीके से आएगा, इसका एरिया इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करें, तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू पुट करनी है आपको, इधर 5 सेकेंड और इधर आपके 50 सेकेंड, तो इस तरह से आपको 5 into 50 आपका एरिया आ जाएगा। अब देख लेते हैं, जब क्या है आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मतलब कि एक एक सेकंड पे आपका, ये सेकंड है यहाँ पर, एक सेकंड पे 10 मीटर चल रही है, फिर आप 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, फिर आपकी दूसरे
सेकंड पे दूसरे सेकंड पे आपके 20 मीटर पर सेकंड की है, फिर तीसरे पे आपकी 30 मीटर पर सेकंड की, मतलब आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ कैसा आता है आपका, स्ट्रेट लाइन आता है। तो स्ट्रेट लाइन आ गया ग्राफ, हमने पिछला भी पढ़ा था। अब इसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कैसा हो जाएगा। अब आप इसको यहाँ पर एक्सटेंड कर देंगे कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर का जो एरिया है ये क्या बता देगा, ये बता देगा आपको डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट ये बता दिया, तो अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया फॉर ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, हाफ बेस इंटू में हाइट। तो बेस क्या हो गया आपका, बेस हो गया 5 और हाइट क्या हो गई आपकी 50। तो इस तरीके से, और 1/2। तो इस तरीके से क्या है यहाँ पर एरिया अंडर द, जो आपका एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। अब दो चीजें आपको यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं कि वीटी ग्राफ आपको दो चीज देता है। ठीक है, हम डिस्टेंस को नहीं हमने यहाँ लिया, हमने वीटी को लिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकाला है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी ही तो डिस्प्ले, वेलोसिटी क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने भी देखा था, वेलोसिटी क्या था आपका, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन अपॉन में टाइम, ये हमने तो फॉर्मूला देखा था। ठीक है, तो ये हमने, इसलिए वीटी ग्राफ जो है आपका ये दो चीजें देता है। ठीक है, दो चीजें देता है वीटी ग्राफ, एक तो आपका एक्सीलरेशन देता है, त्वरण देता है, और दूसरा आपका विस्थापन बताता है। तो वीटी ग्राफ से आप दो चीजें फाइंड कर सकते हैं, एक तो स्लोप से आप इससे एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, और एरिया अंडर द ग्राफ से आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ग्राफ के सारे पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर होंगे। अब हमको करना है इसके क्वेश्चंस। तो ग्राफ के क्वेश्चंस हैं प्लस प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर क्या बोल कराऊंगी। रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब आपको क्या देखना है कि जो ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से आता है, चाहे आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, चाहे आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो। तो ये अगर इस तरीके से आ रहा है, या डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका इस तरीके से आ रहा है, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका इस तरीके से आ रहा है, तो ये सारे ग्राफ्स क्या हैं, ये आपके स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स कहलाते हैं। ठीक है, और बाकी अगर अन्य ग्राफ, इनकी जगह मैं अन्य ग्राफ की बात करूं, तो जैसे ये हो गया आपका, तो ये कुछ जिगजैग शेप या पैराबोला शेप, तो ये सब क्या हो गया, ये आपका स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब कोई शेप में ग्राफ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या देखना है, कौन सा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सा स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा गया है, तो इसको सबसे पहले देख लेंगे। अब आइए छाट लेते हैं कि कौन कौन सा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपका होगा। जैसे सबसे पहली बात क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटिंग ऑब्जेक्ट। तो आइए ये फर्स्ट वाला केस देख लेते हैं। ये फर्स्ट की जस्ट सेकेंड, ये फर्स्ट वाला केस है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको देखना है। ये आपका डिस्टेंस हो गया और ये आपका टाइम हो गया। ठीक है, इसमें यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटिंग ऑब्जेक्ट, किसी समान त्वरित का दूरी समय आलेख। तो समान समान त्वरित का दूरी समय आलेख मैंने आपको कैसा बताया था, ये आपका कुछ इस तरीके से आएगा, मतलब पैराबोला शेप में आएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको ग्राफ्स बताए थे। तो ये आपका हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, सेकंड आपसे क्या बोला गया है। सेकंड आपसे बोला गया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट। अब क्या है, वापस से आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखना है, डिस्टेंस और टाइम और रेस्ट पे, मतलब कि ये आपका 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, सेकेंड्स मान लीजिए। अब इधर 10 मीटर, इधर 20 मीटर और इधर 30 मीटर। तो इस हिसाब से आपका मान लो 20 मीटर पे कोई ऑब्जेक्ट क्या हो गया, स्थिर हो गया। तो 20 मीटर पे स्थिर हो गया, मतलब क्या हो गया, रेस्ट पोजीशन पे आ गया। तो अब जब रेस्ट पोजीशन पे आ गया तो समय तो बढ़ रहा है, पर क्या है, आप उसकी दूरी नहीं बढ़ रही है। तो उसके हिसाब से कैसा आ जाता है, कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर आपका सेकेंड वाले ऑप्शन में कैसा ग्राफ बनेगा, आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट, विराम अवस्था में किसी वस्तु का दूरी समय आलेख आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। आइए थर्ड केस देख लेते हैं। तो थर्ड केस क्या कहता है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब हमको देखना है क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ पर आ गया वेलोसिटी और यहाँ पर हो गया टाइम। ठीक है, अब एक कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो ये टाइम देख लो, 0 1 2 3, यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड और 30 मीटर पर सेकेंड। अब अगर कोई भी स्थिति को स्थिर कर दिया, मतलब कोई भी एक वेलोसिटी को क्या किया, स्थिर कर लिया, मान लो 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड को क्या किया, स्थिर कर दिया। तो इसका मतलब अब समय तो बढ़ रहा है, समय के साथ साथ क्या है, वेलोसिटी भी स्थिर है। तो ये कैसा ग्राफ आ जाएगा, ये भी आपका कुछ इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा। अब ये पर ये स्थिर है, यहाँ पर ये रेस्ट की कंडीशन नहीं है, इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। डिस्टेंस टाइम
जैसे सेकंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तो ये आपका रेस्ट की पोजीशन पे हो जाता, पर वेलोसिटी को कांस्टेंट किया मतलब स्थिर कर दिया, तो आपका ये स्ट्रेट लाइन तो आया, पर ये क्या है, आपका रेस्ट वाली कंडीशन नहीं है। तो थर्ड वाले केस में आपका कुछ इस तरीके से ग्राफ आ गया। आइए अब फोर्थ कंडीशन देख लेते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब क्या हो रहा है, आपका चौथा वाला ग्राफ क्या बोल रहा है कि आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो रहा है आपका, और ऑब्जेक्ट कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ आपका मूव कर रहा है। तो इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा आ जाएगा, आपका इस तरीके से आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब आपका फोर्थ वाली कंडीशन में कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहाँ पर टाइम इंटरवल कैसा है, इसका इक्वल है, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसकी वेलोसिटी भी क्या है, उसकी इक्वल मेंटेन हो रही है, उसका गैप क्या है, गैप इंटरवल उसका इक्वल है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था। यहाँ पर इसका स्लोप किसको बताता है, एक्सीलरेशन को बताता है। ये सब हम सारे पॉइंट्स कर चुके हैं, नहीं आपको याद है तो वापस से जाकर जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपका कैसे आ गया, ये भी आपका स्ट्रेट लाइन आया। अब आइए देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे ग्राफ हैं जो आपके स्ट्रेट लाइन है और कौन से आपके ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो आपका 2 वाला तो आपका स्ट्रेट लाइन है, तो ये तो कैंसिल हो गया, क्योंकि हमको देखना क्या है, जो स्ट्रेट लाइन नहीं है। थर्ड वाला भी आपका स्ट्रेट लाइन आया ऐसा पैरेलल, तो ये भी आपका नहीं है। फोर्थ वाला भी आपका स्ट्रेट लाइन आया, तो ये भी आपका नहीं है। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला आपका उत्तर हो जाएगा, जिसमें कि आपका पैराबोला शेप आ रही है। और ये आपका कौन सा है कि किसी समान त्वरित का दूरी समय आलेख, आपका ये स्ट्रेट लाइन आपका ग्राफ नहीं होता। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन 20 अगस्त 2023 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपका ये क्वेश्चन में सारे ग्राफ्स आपसे पूछ लिए गए हैं। सबसे पहला ए वाला ऑप्शन अगर मैं देखूं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट, तो कैसा होता है, ये 0 1 2 3 4 ये सब सेकेंड्स में टाइम हो गया, और यहाँ पे 10 मीटर, यहाँ पे 20 मीटर, 30 मीटर, और ये 40 मीटर। तो ये आपका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, जो कि आपका मीटर में है, और टाइम हो गया सेकंड में। अब मान लो मैंने क्या किया, 20 मीटर पे मान लो मैंने क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, स्थिर कर दिया। पर समय बढ़ रहा है, तो ऑब्जेक्ट स्थिर है, एक पोजीशन पे स्टिल हो गया है, रेस्ट कंडीशन पे है, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, आइए बी वाला केस देख लेते हैं। बी वाले केस में क्या है, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखना है, एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड वस्तु का वेग समय ग्राफ। आपको वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ देखना है, जिसमें यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का है। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब कि आपके जो टाइम इंटरवल का गैप है वो भी क्या है, इक्वल है, और वेलोसिटी क्या है, एक यूनिफॉर्मली क्या है, बढ़ रही है, एक समान बढ़ रही है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा आता है, सबसे पहला ग्राफ हमने इसमें पढ़ा था वेलोसिटी टाइम का, कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है, जिसमें इसका स्लोप क्या बता देता है, एक्सीलरेशन को बताता है, कितना चेंज इन वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये आपका कैसा आ गया, ये भी आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया। आइए नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। ये आपका आया स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं, सी वाली कंडीशन। तो सी वाली कंडीशन क्या कहती है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब क्या है, आपसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ पूछा गया है, डिस्टेंस, और यहाँ पे हो गया टाइम। अब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का जो ग्राफ आता है वो आपका कैसा आता है, वो आपका कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है, ये पैराबोला शेप का ग्राफ आता है, ये हमने देखा था। ठीक है, तो ये भी आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, डी वाला ऑप्शन। डी वाला ऑप्शन देख लेते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट। अब क्या है, वेलोसिटी है एक तरफ, और एक तरफ है क्या, समय। अब क्या है, बॉडी रेस्ट पे है, मतलब क्या है यहाँ पर, अब ये कंडीशन एक समझ लीजिए, ये शायद हमने कल कंडीशन नहीं देखी थी। डिस्टेंस टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और कब, जबकि ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है। इसको समझेंगे बहुत अच्छे से। क्या मैंने बोला, वेलोसिटी क्या है, उसकी रेस्ट पे, आपका रेस्ट कंडीशन पे है, तो इसका मतलब कोई गाड़ी चल ही नहीं रही है। जब चल ही नहीं रही है तो उसमें क्या है, उसकी स्पीड 0 है। तो 0 स्पीड के लिए यहाँ पे आपको होना पड़ेगा, यहाँ पर होना पड़ेगा। तो और क्या है, स्पीड 0 है, पर क्या है, समय उसका बढ़ता चला जा रहा है, तो उसका ग्राफ क्या रहेगा, आपका टाइम के ही, इसके टाइम के ही एक्सिस पर आपका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट जो डी वाला ऑप्शन है, इसको जरूर से मार्क करेंगे इंपॉर्टेंट, और इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके इसको अपने ग्राफ की, जहां पर आपने सारे ग्राफ्स बनाए हैं वहां पर इसको भी जरूर ऐड कर लेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट। कि जब भी बॉडी रेस्ट पे रहेगी तो इसका मतलब है उसमें कोई भी क्या रहेगा, उसमें 0 मीटर पर सेकेंड की स्पीड रहेगी, मतलब स्पीड उसकी 0 रहेगी। जब स्पीड 0 रहेगी पर समय क्या है, बढ़ता चला जा रहा है, तो समय के साथ साथ, स्पीड 0 होने के साथ साथ इसका जो ग्राफ रहेगा वो टाइम
के ही साथ में उसी लाइन पर आ जाएगा। ठीक है, तो आप आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा ग्राफ क्या है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स आर स्ट्रेट लाइन। आइए देख लेते हैं। तो ए ऑप्शन का तो ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन है, तो ए तो स्ट्रेट लाइन हो गया, बी भी आपका स्ट्रेट लाइन है, सी आपका स्ट्रेट लाइन नहीं है और डी भी आपका स्ट्रेट लाइन है। तो इसके हिसाब से ए बी डी जो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो कि सारे आपके स्ट्रेट लाइन है। अन्यथा बाकी जो एक बचा वो आपका पैराबोला शेप का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए, अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है अन्य क्वेश्चन से। किस तरीके से, आइए देख लेते हैं। इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक दूरी समय आलेख में दो कार ए और बी की गति एक सीधी रेखा के रूप में आलेखित की गई है। यदि आलेख पर बी की तुलना में ए की रेखा अधिक ऊंची है, तब आप आलेख से क्या निष्कर्ष निकालेंगे। आइए बना लेते हैं। चलिए, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से, ये रहा ग्राफ, और एक दो बना लेते हैं। एक ए बना लिया और एक बना लिया बी। ठीक है, ये आपका ए हो गया, ये आपका ए हो गया और ये आपका हो गया बी। अब क्या है इसमें, ए इज स्टीपर, ए क्या है, बड़ा है, मतलब बहुत स्टीप है, और बी क्या है, वो थोड़ा कम है। तो इसको कैसे चेक करते हैं, एंगल से। जैसे ए का एंगल क्या हो गया, थोड़ा ज्यादा है, और बी का एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ए का स्टीपर हो गया और बी क्या है, वो थोड़ा कम है। ठीक है, चलिए अब क्या बात कर रहे हैं, अब इसमें क्या बताना है, व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम दिस। तो इससे क्या बता सकते हैं कि किसकी स्पीड ज्यादा है, किसका डिस्टेंस ज्यादा है, किसका क्या ज्यादा है। तो इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना होगा, इन क्वेश्चंस में आपको एक अपने हिसाब से हाइपोथेटिकल कुछ वैल्यूज लेनी होगी। जैसे कि आपने इसको पूरा एक्सटेंड किया, अब इसको प्रॉपरली जैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं उस तरीके से सॉल्व करना है। बी कहाँ पे आया, बी आपकी दूरी आ गई कुछ इधर, और ए कहाँ आया, ए की आ गई ये डिस्टेंस कुछ ऐसी। अब आइए इसको मार्किंग पहले सबसे पहले तो कर दे। ये हो गया 0, फिर यहाँ पे हो गया 5, फिर ये 10, फिर ये 20, फिर ये 30, फिर ये 40। ठीक है, ये होगा इधर सेकेंड्स, और इधर हो जाएंगे क्या आपके डिस्टेंस। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो इधर हो जाएगा आपका मीटर में। तो मीटर में इधर 10, 20, 30, 40 और 50। अब क्या हो जाता है, स्पीड का क्या फॉर्मूला हो जाता है आपका, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो इस हिसाब से आपकी ए का स्पीड ऑफ ए क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ ए, तो डिस्टेंस ऑफ ए कितना हो गया 50, 50 अपॉन, क्योंकि ये 50 है तो डिस्टेंस ऑफ ए क्या हो गया 50 हो गया, और टाइम क्या हो गया 10। तो इसके हिसाब से 5 मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड ऑफ बी देखूं अगर मैं, तो स्पीड ऑफ बी क्या हो जाएगा 30 अपॉन में 20, तो ये क्या हो जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों के हिसाब से मैं क्या बोल सकती हूँ कि स्पीड किसकी, स्पीड ऑफ ए बड़ी है किससे, स्पीड ऑफ बी से। तो ये कंक्लूजन मैं बता दे सकती हूँ कि स्पीड ए इज ग्रेटर देन स्पीड बी। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि स्पीड ए क्या है, ज्यादा है किससे, स्पीड बी से। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। डिस्टेंस का कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, स्पीड बी ग्रेटर नहीं है, डिस्टेंस ट्रेवल की कोई बात है नहीं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि ए की स्पीड ज्यादा है किससे, बी से। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका 29 दिसंबर 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको क्या देखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद जीरो एक्सेलरेशन। अब देखिए कि इसको कितने स्मार्टली इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि आपको ऐसा ग्राफ बताना है वेलोसिटी टाइम जहां पर जीरो एक्सेलरेशन हो। एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरित क्या होता है आपका, चेंज इन वेलोसिटी। क्या था, वेलोसिटी आपका वेग में बदलाव, चेंज इन वेलोसिटी, यह क्या हो जाता है आपका एक्सीलरेशन हो जाता है। ठीक है, तो अब आपको कैसे जीरो एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में जीरो एक्सीलरेशन कब होगा, तो ये कब होगा पॉसिबल जीरो एक्सीलरेशन, जबकि क्या हो जाएगा आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करे, ट्रैवल करे, तभी क्या है, तो उसी सिचुएशन में क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। या तो क्या है जीरो एक्सीलरेशन, आपका ऑब्जेक्ट क्या है कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा हो, या दूसरा एक और केस हमने पढ़ा था क्या जीरो एक्सीलरेशन का, जब ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, तो दो केसेस थे, एक केस ये और एक केस ये। तो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करे, या फिर ऑब्जेक्ट क्या हो, स्थिर पोजीशन पे हो, ऑब्जेक्ट क्या है उसका कोई वेलोसिटी ही नहीं है, तो चेंज इन वेलोसिटी तो क्या हो जाएगा, कुछ है ही नहीं, तो चेंज इन वेलोसिटी वहां पर भी जीरो हो जाएगी। ठीक है, कि वेलोसिटी है ही नहीं।
अब चेंज इन वेलोसिटी जीरो है तो मतलब क्या है, एक्सेलरेशन भी उस केस में जीरो हो जाएगा। आइए अब इस ग्राफ को, क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है कि अ कर्व लाइन विद अ स्टेडली इंक्रीजिंग स्लोप, एक कर्व लाइन है और स्लोप क्या है उसका, बढ़ता चलेगा जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर तो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी तो है कुछ इस तरीके से, पहले थोड़ी कम बढ़ी, फिर और बढ़ती गई, फिर और बढ़ती चली गई, तो ये तो आपका नहीं होगा। फिर अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि क्या है, पैरेलल है किससे, टाइम एक्सिस से। ये तो पहला ग्राफ हो गया। दूसरा ग्राफ क्या हो गया, कुछ इस तरीके से, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये आपका टाइम एक्सिस है और ये आपका इधर वेलोसिटी है। तो ये आपका ग्राफ कैसा आ गया, ये आपका जीरो एक्सेलरेशन का ग्राफ आ गया। ठीक है, जहां पर यही ग्राफ क्या था, हमने देखा था ना कांस्टेंट वेलोसिटी के ग्राफ में। तो ये आपका ग्राफ किसका है, कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ, और ये हम ग्राफ कर चुके हैं। ठीक है, चलिए, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वेलोसिटी एक्सिस, वेलोसिटी एक्सिस ये फोर्थ वाला ऑप्शन, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वेलोसिटी एक्सिस, तो नहीं, ऐसा कोई ग्राफ हमने पढ़ा ही नहीं है। अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट फाइनाइट स्लोप विथ टाइम एक्सिस, तो क्या है, कांस्टेंट फाइनाइट स्लोप विथ टाइम एक्सिस, तो ये भी कोई ग्राफ नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ये आपका चलिए, तो आंसर है। आपने कुछ ग्राफ के पीवाईक्यूज देख लिए होंगे जो पिछली बार अदर एग्जाम्स में आए हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं जो इस बार आपके रीसेंट एग्जाम में जो पीवाईक्यूज, मतलब उसको मैं डिस्कस करूंगी, चाहे वो ग्राफ का क्वेश्चन हो चाहे वो आपका नॉर्मल क्वेश्चन हो। तो सबसे पहले हम पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे। और पीवाईक्यूज खासकर बात ये है कि पीवाईक्यूज आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स उठाए गए हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स को करना। और मैं यहाँ पर सॉल्व करवा रही हूँ, हर एक एग्जाम्पलर मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगी। इसी तरह से ग्रेविटेशन के चैप्टर में मैंने आपको सॉल्व करवाया है, तो आप जरूर देख लीजिए उसको, और आगे भी इसी तरह से देखते रहिए, करते रहिए चीजों को। तो अभी तक आपने देख लिया कि किस तरह से आपके ग्राफ के क्वेश्चंस अदर टीचिंग एग्जाम्स में आए हैं, तो उससे आपका एक बेस बन गया होगा। आपने अभी तक जो भी चीजें समझी हैं उसका बेस यहाँ तैयार हो गया होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम पीवाईक्यूज देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में स्पेसिफिकली आए हैं। और ये पीवाईक्यूज आप ये समझ पाएंगे इससे कि आपके किस तरह से क्वेश्चन आए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इन पीवाईक्यूज की कि यहाँ पे जितने भी पीवाईक्यूज हैं ये आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर सीधे सीधे उठाए हुए हैं। मैं आपको पेज नंबर से लेके आपको एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन बताऊंगी कि किस पेज नंबर पे ये क्वेश्चन है, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप अपने एग्जाम की अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं और साथ साथ सेलेक्ट होना चाहते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पलर्स को भी और साथ ही साथ जितने पीवाईक्यूज हैं। तो पहले आपके 8 या 9 पीवाईक्यूज मैंने लगाए हैं जो आपके रिसेंट एग्जाम में चाहे 6 to 8 हो चाहे 9 to 10 तो पूछे गए हैं। तो इस तरीके से आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला जैसे आपका पीवाईक्यू क्या हो गया कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। तो ये सबसे पहला है कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइप वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र क्या देता है। तो ये आपका एक्सेलरेशन त्वरण देता है, विस्थापन देता है, फिर एक समान गति देता है कि उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर सीधा सीधा आपका हो जाएगा कि ये देता है आपको डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको अभी जो आपने इससे पहले जो थ्योरी का देखा होगा सेक्शन, उसमें मैंने आपको करवाया भी है डिस्प्लेसमेंट इन ग्राफ में करके। तो इसमें आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ का इस तरीके से मैंने आपको बनवाया है। तो वेलोसिटी एक तरफ यहाँ वेलोसिटी हो गई, यहाँ पर टाइम हो गया, और ये इसके अंदर का जो ये एरिया है, ये वाला एरिया, ये क्या देगा, ये आपको देता है विस्थापन जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या आपको करवाया था याद कि वीटी ग्राफ है, दो चीजें देता है। एक तो इसका जो स्लोप है, ठीक है, अगर स्लोप की बात अभी आपसे क्या पूछा गया है, आपसे इसमें एरिया पूछा गया है। तो एरिया वीटी ग्राफ का क्या देता है, वीटी ग्राफ का एरिया देता है आपको डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वीटी ग्राफ का एरिया जो है वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा, और इसका स्लोप जो है, वीटी ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा, आपको त्वरण देगा, एक्सीलरेशन देगा। इस बात को यहाँ पर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वीटी ग्राफ दो चीजें देता है। वीटी ग्राफ का स्लोप जो होगा वो आपको एक्सीलरेशन देगा, और जो आपको एरिया है वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, इसको कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। इसीलिए जब ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे, कांस्टेंट मतलब स्थिर एक वेग पर चल रहा है, तो उसमें इस तरह का ग्राफ देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ है, इसका एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, और इसका स्लोप क्या देता है,
ये आपको देता है क्या, आपको स्लोप क्या देगा, एक्सीलरेशन देगा। ठीक है, इसी साथ एक और चीज आप यहाँ पर समझ लेंगे वापस से कि आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है। अभी तो कांस्टेंट वेलोसिटी हुई, अब यहाँ पर अगर बात करी जाएगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की ग्राफ की अगर बात करी जाए तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से आता है। तो यहाँ पर इसके अंदर का जो एरिया है, ये जो एरिया हो गया, तो यहाँ पर भी जो एरिया की किसके किसके बीच में है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में है। तो इसके अंदर का भी एरिया मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं आपको फिर से रिकॉल करवा रही हूँ चीजों को। तो इसके बीच का जो एरिया हो जाएगा ये क्या देगा, ये वापस से यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, तो चाहे यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ हो, चाहे आपका कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ हो, दोनों केस में एरिया अंडर ग्राफ क्या हो जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर आंसर हो गया आपका विस्थापन। चलिए नेक्स्ट पीवाईक्यू को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पीवाईक्यू क्या है आपका, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर इन 4 आवर, व्हाट इज इज द एवरेज स्पीड। तो 200 किलोमीटर चल रही है, मतलब डिस्टेंस 200 किलोमीटर दिया है, तो डी की वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पर 200 किलोमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन दिया था इस बार। ठीक है, टाइम क्या था, टाइम आपको 4 आवर्स दिया हुआ है, तो इसका मतलब किलोमीटर और आर की बात है, और यहाँ पर आंसर भी किलोमीटर और आर में ही पूछा है, तो कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, औसत चाल क्या हो जाएगी आपकी, एवरेज स्पीड बराबर हो जाता है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस आपको 200 दिया है और टाइम हो गया 4, तो 4 5 से 20 0 जा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 50 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर है। ठीक है, चलो बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस है अपने पास, पाइल्ड है क्वेश्चन का सारा कुछ मैं लेकर आई हूँ। चलो ये क्वेश्चन भी आपका, ये भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है, और ये आपका एनसीईआरटी का, मैं पेज नंबर यहाँ मैं बता दे रही हूँ, मैंने एनसीईआरटी लेकर ही बैठी हुई हूँ, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि एनसीईआरटी आपके लिए पढ़ना कितना ज्यादा जरूरी है। तो ये एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन है, वर्क एनर्जी वाला चैप्टर है उसका। ये आपको मैं इसी में यहाँ पर करवा दे रही हूँ, क्योंकि आपको मीटर पर सेकेंड मतलब स्पीड स्पीड सब दी हुई है, तो मैं आपको यहीं पे करवा दे रही हूँ। पेज नंबर आप यहाँ पर अपना चेक कर सकते हैं, 151 पेज नंबर पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, जो कि आपका एग्जाम्पल नंबर 11.4 है। ठीक है, तो ये देखो, ये आपको सीधा सीधा एज सच इन्होंने वैल्यूज भी चेंज नहीं करी है, मतलब सेम टू सेम दे दिया। चलो देख लेते हैं क्या, यदि कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है, तो जो जो चीजें दी गई हैं उन चीजों को पहले पहले लिख लेंगे। तो मास क्या देके रखा है आपको, मास देके रखा है 1500 किलोग्राम। ठीक है, इसके बाद क्या देके रखा है, किलोग्राम है, तो कार का वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जा रहा है, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या देके रखी है, 30 किलोमीटर पर आवर, और फाइनल वेलोसिटी क्या देके रखी है, वी की वैल्यू फाइनल देके रखी है आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इसको तुरंत मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, 30 इंटू 18। ठीक है, 5/8 किलोमीटर पर आवर को, देखो यहाँ पर देख लो कन्वर्जन, कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो इंटू आप करते हैं 5/18 से। अगर इसको उल्टा करना होता है, यहाँ से यहाँ करना होता है, तो 18/5 करते हैं। तो इसको याद कैसे रखते हैं कि अगर बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू करते हैं तो छोटी वैल्यू ऊपर रहती है, जो चीज में कन्वर्ट करना है वो वैल्यू ऊपर रहेगी। अगर छोटी से बड़ी में करना है तो बड़ी वैल्यू ऊपर रहेगी, 18 ऊपर रहेगा। ठीक है, अरे सब डिलीट हो गया, चलिए जल्दी से फटाफट से कर लेते हैं फिर से। तो यहाँ पर मास क्या देके रखा है आपको, मास देके रखा है 1500 किलोग्राम। फिर आपको वी क्या देके रखा था, वी देके रखा था आपको 60 किलोमीटर पर आवर, और आपको यू देके रखा था, यू था 30 किलोमीटर पर आवर। इसको आप चेंज करेंगे तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू हो जाएगा आपका 30 इंटू 5/18। ठीक है, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 2 9 18 2 2 1 2 2 5 10 3 3 9 3 5 15, तो ये हो जाएगा 25/3 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से v निकालोगे तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, v आ जाएगा आपका 60 इंटू 5/18 है, तो ये इंटू 2 कर दो, यहाँ पर जिसका जस्ट दुगना है ये, तो ये हो जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक हमारी चीजें क्लियर हो गई। अब क्या इसमें पूछा गया है, व्हाट इज द वर्क टू बी डन, वर्क क्या होगा, क्या कार्य किया जा रहा है। तो वर्क क्या हो जाता है आपका, वर्क हो जाता है आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इससे पहले वाला वर्क एनर्जी पावर नहीं देखा, जाकर जरूर देख लेना। वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर आपका अगर काइनेटिक एनर्जी पहली निकाली जाए, मतलब काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट निकाली जाए, तो ½ m u² माइनस ½
m, मतलब अगर सिंपल मैं यहाँ पर चेंज डायरेक्टली वर्क लिख देती हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m v का स्क्वायर, तो हाफ m कॉमन हो गया, यहाँ पर u स्क्वायर माइनस में v स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ यहाँ पर हो जाएगा 1500 और यहाँ पर u प्लस v और u माइनस v, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, 2 7 14, 2 5 10, 0 तो 750 हो गया, इंटू u प्लस v क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 25/3 प्लस 50/3। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, u माइनस u प्लस v, ये v माइनस u आप लिखेंगे क्योंकि v स्क्वायर बड़ा पहले है, तो यहाँ पर 50/3 माइनस 25/3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 750 इंटू ये हो जाएगा 5 और 75/3। ठीक है, इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 25/3, तो इसको कैंसिल करने के बाद आपकी जो वैल्यू निकलेगी वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकलेगी। आप इसको सॉल्व करेंगे 156250 जूल, जो कि 156250 आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन थोड़ा लंबा है, इस तरीके से आपको करना है सॉल्व। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखो, ये वापस से आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है। ठीक, मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ। चलो, अभी आपको पेज नंबर देखना है 103, तो यहाँ पर आप आएंगे और पेज नंबर अपना बुक का खोलेंगे और पेज नंबर 103 को देखेंगे और एग्जाम्पल नंबर ये आपका है 8.4। ठीक है, 8.4 डायरेक्टली एग्जाम्पल पूछ लिया इन्होंने। सेम क्वेश्चन, सेम उसकी वैल्यू सब कुछ सेम है, कुछ भी चेंज नहीं किया है। क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, राहुल एक कोई स्टेशनरी पोजीशन थी। ठीक है, एक यहाँ पे स्टेशनरी पोजीशन बना लेते हैं। ये राहुल पेडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड्स। ठीक है, अटेन कर लेता है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, मतलब रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो इसका मतलब u क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। और कितनी वेलोसिटी अटेन कर लेता है, मतलब कि राहुल ए ने एक स्थिर स्थिति से शुरू करके 30 सेकेंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लिया, तो मतलब v की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया। देन ही अप्लाई ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसाइकिल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, इसका मतलब अब ये हमें रुक जाना है। इसके बाद क्या है, कैलकुलेट द एक्सिलरेशन ऑफ द बाइसाइकिल इन बोथ द केसेस। अब यहाँ पर देखो एक्सिलरेशन पूछा गया, तो अभी हम केस फर्स्ट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर अभी हम केस फर्स्ट सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम सेकंड केस को देखेंगे, पढ़ेंगे हम, जिससे कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर एक्सिलरेशन त्वरण का क्या फॉर्मूला हो जाता है, v माइनस यू अपॉन में t। ठीक है, तो एक्सिलरेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस का v क्या है 6 माइनस यू क्या है 0 अपॉन में t क्या है इन 30 सेकेंड्स। ठीक है, 30 सेकेंड्स में सारा कुछ वैल्यू क्या है, मीटर पर सेकेंड में ही है, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा क्या, इसको सॉल्व करेंगे 6 अपॉन में 30, तो 6 5 30, तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया, ये आपका फर्स्ट केस का आ गया। अब देखो क्या है, फिर क्या है, देन ही अप्लाइज द ब्रेक्स, फिर वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि अगले 5 सेकंड में साइकिल का वेग घटकर 4 मीटर हो जाता है। इसका मतलब अब यहाँ पर हम u की वैल्यू क्या लेंगे, अब u की वैल्यू लेंगे 6 मीटर पर सेकेंड, जो कि उसने अटेन करी थी। v की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या हो गई, घट गई, उसकी स्पीड वेलोसिटी घट गई। दोनों स्थितियों में साइकिल का त्वरण ज्ञात करें, तो यहाँ पे त्वरण क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा v माइनस यू अपॉन में t। वापस से सेम फॉर्मूला लगा, तो यहाँ पर तुरंत क्या हो जाएगा, v क्या है 4 है माइनस 6 अपॉन में t क्या है आपका कितने समय में 5 सेकेंड्स। ठीक, तो ये 5 हो गया, तो इसके हिसाब से यहाँ पर क्या आया आपका -2 अपॉन में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.4 हो जाएगा माइनस का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर दोनों का त्वरण आपका आ गया। ठीक है, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपका क्या था, अभी इसी बार वाले एग्जाम में आया था, जो कि आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है। तो अभी सारे एग्जाम्पलर्स हम सॉल्व करने वाले हैं, तो रुके रहिएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ कार इज मूविंग ऑन अ क्राउडेड स्ट्रीट, एक कोई क्राउडेड स्ट्रीट है, मतलब एक भीड़ भाड़ वाली सड़क में कार अगर मूव कर रही है, तो खुद ही सोचो कि उसमें कैसे होगा, कार कैसे मूव करेगी। मान लो ये मेरे पास एक कार है और ये किस तरीके से मूव करेगी, ये ऐसा तो नहीं है कि चलती चली जाएगी, जहां पर इसको भीड़ दिखेगी वहां पर ये रुक जाएगी, और जहां पर क्या
रहेगा, खाली रहेगा, वहां पर स्पीड बढ़ा लेगी। इसका मतलब अगर यहाँ पर ये चल रही है और यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है या कोई रिक्शा चल रहा है, कुछ चल रहा है, तो क्या करेगी, ये अपनी स्पीड को, वेलोसिटी को चेंज करेगी, बार बार बदलेगी। तो इसका मतलब यहाँ पर किस तरह का मोशन रहेगा, किस तरह की गति रहेगी इसकी, यूनिफॉर्म तो रहेगी नहीं, अनकंडीशनल रहेगी नहीं। तो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है, मतलब असमान गति की बात हो रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विच वेरिएबल इज प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस। एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये मेरे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो ये मेरे पास क्या होता है, ये वाई एक्सिस है, और ये वाला क्या होता है, ये एक्स एक्सिस होता है। तो हमेशा डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो चाहे वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, तो कोई भी तरह का ग्राफ हो, टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे लेते हैं, और डिस्टेंस हो गया, फिर आपका वेलोसिटी हो गया, ये सब चीज आपकी हमेशा कहाँ ली होती है, वाई एक्सिस पे ली जाती है। तो यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में विच वेरिएबल्स प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में आप क्या ले सकते हैं, आप डिस्टेंस भी ले सकते हैं, आप वेलोसिटी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, मोर देन वन ऑफ द अबव आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी रुको रुको रुको, सब लोग रुको। यहाँ पर सिर्फ क्या बोला है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करी, वेलोसिटी तो पूछा ही नहीं है ना। डिस्टेंस टाइम, मैं आपको एक जनरल चीज बता रही हूँ कि आपके पास अगर एक ये वाई एक्सिस है और ये आपके पास एक्स एक्सिस है, तो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या लेते हैं, हमेशा टाइम लेते हैं, और वाई एक्सिस पे या तो वेलोसिटी ले सकते हैं, ठीक है, वेलोसिटी ले सकते हैं, या फिर डिस्टेंस ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं जिसकी वैल्यू पूछी जाए। तो यहाँ पर किसकी वैल्यू पूछी गई है, यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो इस यहाँ पर हम क्या लेंगे, हम डिस्टेंस लेंगे, किसमें, वाई एक्सिस की तरफ। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पी वाई क्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द पोजीशन टाइम रिलेशन। देखो ये एक चीज रह गई है जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सभी बताए थे उसमें, तो इसको आप कॉन्सेप्ट नोट कर लो अपना, जहां भी नोट कर रहे हो। इसका मैं आपको पीडीएफ तो दूंगी ही दूंगी अपना हैंड रिटन नोट्स को, पर आप इसको नोट भी कर लो क्योंकि वो उसमें नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ पर समझ लो। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं, पोजीशन टाइम रिलेशन की बात की जा रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थित समय संबंध को दर्शाता है। तो ये आपको दर्शाएगा एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब तीन तरह के रिलेशन होते हैं जो समझ लो एक बार, जिससे कि आगे कभी इन फ्यूचर क्वेश्चन आए तो आप गलत नहीं करेंगे। कि इक्वेशन ऑफ मोशंस की अगर मैं बात करूं, गति की जो इक्वेशंस होती हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इसमें तीन समीकरण आपको ज्ञात रखने हैं। पहला समीकरण क्या हो गया, पहला हो गया आपका इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम। यहाँ पर क्या हो रही है, इक्वेशन फॉर, इसको प्लीज नोट कर लो सभी के सब, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, ये हो गया एक रिलेशन। दूसरी बात होती है क्या, इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन। और तीसरा क्या हो जाएगा, इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ठीक है, तो इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन, और इक्वेशन फॉर वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। मतलब कि निम्न आपका वेग समय रिलेशन, वेग समय समय संबंध। देखो इसमें क्या हो जाएगा, ये वेग समय संबंध है, वेग समय संबंध, ठीक है, का समीकरण हो गया ये। फिर ये दूसरा वाला आपका कौन सा हो गया, ये आपका पोजीशन टाइम मतलब समीकरण स्थिति समय संबंध का हो गया। फिर ये आपका क्या हो जाएगा, स्थिति वेग संबंध का। ठीक है, तो ये आपके सारे रिलेशन हो गए। अब इसमें देखो, इसमें आपको क्या याद रखना है, तो इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आके ये याद कर लो, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये इसका हो गया। इक्वेशन फॉर ये पोजीशन टाइम का हो जाएगा एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इसका हो गया। और पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन का हो जाएगा आपका 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, एज सच इसको याद कर लो क्योंकि इसका यही होता है। वेलोसिटी टाइम का बात करेंगे तो ये हो गया, पोजीशन टाइम का बात करेंगे तो ये हो गया, पोजीशन वेलोसिटी का बात करेंगे तो ये वाली समीकरण आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ से हमारे एग्जाम्पल्स, मैंने आपके सारे पीवाईक्यूज करवा दिए हैं। अब यहाँ से हमारे एग्जाम्पल्स जो टेक्स्ट बुक के हैं वो सारे स्टार्ट होते हैं। चलो जल्दी जल्दी थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि अपनी ये वीडियो आपको थोड़ी लंबी ही मिलेगी, क्योंकि इसमें आपको मैंने टॉपिक भी एक्सप्लेन किया है, प्लस मैं आपको सारे क्वेश्चंस, सारे पीवाईक्यू सब कुछ करा रही हूँ। तो ये कंप्लीट पैकेज है और आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं।
और जो इजी क्वेश्चन होगा ना उसमें टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। क्या है, एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड्स। ठीक है, जो जो चीज बोलते जा रहे हैं वो चीज लिखते जाएंगे। तो मतलब D1 की वैल्यू क्या दे के रखी है, 16 मीटर दे के रखी है, और T1 की वैल्यू क्या दे के रखी है, 4 सेकेंड। सब लोग अपना पेपर पेन लेकर बैठना, इसका सोल्यूशन नहीं दूंगी मैं, आपको खुद करना है। ठीक है, फिर अनदर क्या है, अनदर देन 16 मीटर, D2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 मीटर, और T2 की वैल्यू क्या है 2 सेकेंड्स। व्हाट इज द एवरेज स्पीड। ठीक है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी से 4 सेकंड में तय करती है, तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। ठीक है, ये 16 मीटर की दूरी थी, 16 मीटर की दूरी, ये 4 सेकंड में कर रही थी ट्रैवल। ठीक है, फिर क्या है, पुनः 16 मीटर की दूरी, पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में ट्रैवल करती है। तो आपको औसत चाल यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, औसत चाल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। याद कर लो इस फॉर्मूले को, इससे ही क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो आपको क्या हो जाएगा 16 + 16 अपॉन में यहाँ पे 4 + 2, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका 5.3 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। चलो, अब क्या है, ये यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर था। मतलब कि ओडोमीटर की रीडिंग थी जिसमें कि ये दर्शाता है कि कितना किलोमीटर कार चल चुकी है। तो उसमें इसका इनिशियल वैल्यू क्या थी, जब कार ने स्टार्ट किया था तो डिस्टेंस कितनी दिखा रही थी, 2000 किलोमीटर दिखा रही थी। ठीक है, और यात्रा समाप्त करने के बाद 240 किलोमीटर हो गई। तो मतलब डेस्टिनेशन जब रीच हो गया या फाइनल डेस्टिनेशन हो गया, तब यहाँ पर वैल्यू हो गई 4000 किलोमीटर। तो इसका मतलब इस तरह से हम डी नेट निकाल सकते हैं, कितना डिस्टेंस नेट उसने कितना ट्रैवल किया होगा। तो 400 किलोमीटर डिस्टेंस नेट जो है वो ट्रैवल किया होगा। ठीक है, फिर यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो टाइम की क्या बात करी गई है, टाइम आपको दिया गया है यहाँ पर 8 आवर्स दिया गया है। ठीक, 8 घंटे लगते हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो कार की औसत चाल को किलोमीटर पर आवर में यहाँ पर ज्ञात करना है। तो औसत चाल क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाती है आपकी, एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगी 400 अपॉन में 8। इसकी हो जाएगा आपका 8 5 से 40 जीरो का, तो यहाँ पर हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये तो हो गई 50 किलोमीटर पर आवर आपकी किलोमीटर पर आवर में, और मीटर पर सेकंड में पूछा है तो इसको आप कर देंगे मल्टीप्लाई आपका 5/18 से, तो आपका मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब जल्दी से ये समझ में आ गया ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7.3, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई अदर एग्जाम्स में एज सच क्वेश्चन पूछा गया। चलो जल्दी से समझ लेते हैं। चलो, अब क्या है, उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। तो एक हमारे पास तालाब है जिसमें उषा तैर रही है। तो ये तालाब है मान लो। ठीक है, अब इसमें क्या है, उषा, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है, और इसमें क्या है, उषा को तैरना है। ठीक है, ये इसकी लंबाई 90 मीटर दी हुई है। तो इसमें उषा तैर रही है, यहाँ से तैरना स्टार्ट करती है 90 मीटर लॉन्ग पूल में। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। ठीक, अब देखो यहाँ से यहाँ तैरेगी तो 90 मीटर। ठीक है, अब फिर यहाँ से यहाँ वापस जाएगी तो 90 मीटर। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या दिया है, 180 मीटर की दूरी, मतलब एक बार जा रही है और फिर उषा यहाँ पहुंच कर क्या है, वापस से लौट रही है। तो इसका मतलब 90 + 90 की वैल्यू दी हुई है। तो 90 + 90 की वैल्यू क्या है, 1 मिनट की दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या बोला, स्विमिंग 1 एंड एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे पूछी गई है, औसत चाल और आपकी औसत चाल और औसत वेग आपसे पूछा गया। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा आपका 180, आपका ये मीटर है, अपॉन में 1 मिनट। इसका मतलब हम इसको कैसे कर सकते हैं, 180 अपॉन में 60 कर सकते हैं, सेकंड हो गया हमारा। तो यहाँ पर 3 मीटर पर सेकंड यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, औसत वेग का डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट की बात हुई, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यहाँ से उषा गई, यहाँ तक गई उषा, और फिर क्या गई, फिर वापस आ गई। तो इसका मतलब यहीं से स्टार्ट किया और यहीं से स्टार्ट करा और यहीं आ गई वापस। तो इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया ना। कोई चीज यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ गई और फिर वापस आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 अपॉन में टाइम जो भी है, तो इसलिए एवरेज वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब बस डिक्रीजेस। तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन करा रही हूँ, हर एक क्वेश्चन समझ रहे हो ना, हर एक क्वेश्चन अगल बगल के भी जो आपके ना जो सारे ब्लॉक्स होते हैं उसके भी क्वेश्चन करा रही हूँ, तो इसलिए ये सब सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। चलो आओ जल्दी देख लेते हैं।
क्या है क्वेश्चन ये आपका, क्वेश्चन नंबर 2, और ये आपका ना पेज नंबर 103 पे की मैं बात कर रही हूँ, 103 पे है ये। चलो, a bus decreases its speed from 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स। देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप डायरेक्टली कैसे पुट कर सकते हो, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। आपको ये क्या है, 80 से मतलब u की वैल्यू दे के रखी है, ये आपको क्या दे के रखी है, v की वैल्यू दे के रखी है, और ये आपको टाइम दे के रखा, एक्सीलरेशन पूछा, एक्सीलरेशन क्या हो जाता है, v माइनस यू अपॉन में t। ठीक है, अब देखो ये किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है, टाइम सेकेंड्स में है, तो इसको आप क्या करेंगे, 80 किलोमीटर पर आवर को 80 इंटू 5/18 करके मीटर पर सेकेंड कर लेना, इसको 60 इंटू 5/18 करके मीटर पर सेकेंड कर लेना, और इस वाले का आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, इसको इसकी वाला फॉर्मूला पुट करके एक्सीलरेशन आप निकाल सकते हैं। ठीक, 80, और ये आपका इनिशियल था, ये आपका फाइनल हो गया, इनिशियल यू है, और इसका मतलब यहाँ पर एक्सीलरेशन जो हमारा आएगा वो देखते हैं कैसे आता है। तो आप इसका आपका काम है इसका सेकंड वाले का आपको आंसर मुझे बताना है, और ये पेज नंबर क्या है, इसका पेज नंबर भी नोट कर देना, क्योंकि जिससे कि मुझे देखने में समझ में आए कि आपने करा है एक्चुअल में। 103 पेज नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 आपको सॉल्व कर कर मुझे बताना है। ठीक है, चलो आगे जल्दी से बढ़ते हैं, क्योंकि आसान क्वेश्चन इस तरह का हम कर चुके हैं। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है, इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो आप देख लेते हैं क्या क्या चीजें दी हुई है। जैसे यू की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि अटेन कर रही है ना वो, देखो यहाँ पर लिखा होता है अटेन अ स्पीड, मतलब वो प्राप्त कर लेती है। जब प्राप्त कर लेती है का मतलब हो गया, तो उसका मतलब यू को हम 0 लेंगे और वी को हम लेंगे जो कि यहाँ पर वैल्यू देके रखी है। ठीक है ना, चलो इन 10 मिनट्स, टाइम क्या देके रखा है, 10 मिनट्स देके रखा है, वैल्यू सारी हो गई। अब इसका एक्सीलरेशन पूछा है, वापस से वही चीजें हैं, देखो वापस से वही चीजें, सेम चीजें हैं। इसमें आप देखो टाइम को क्या कर लोगे, अपॉन 60 करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आपको किलोमीटर पर आवर, तो ये आपकी मिनट से क्या हो जाएगा, आर में हो जाएगा। ठीक है, सब चीजें हो गई सेट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40 माइनस में यू क्या है 0, अपॉन में टाइम क्या है 10 अपॉन में 60, तो इसकी हमारी वैल्यू किसकी आ गई, एक्सीलरेशन की आ गई। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में टी, तो ये v हो गया, ये u हो गया, अपॉन में t हो गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 40 इंटू में 60 अपॉन में 10, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 240 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन वाले क्या हो जाती है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइए, अब ये ग्राफ का क्वेश्चन है आपका, ये आपका क्या है ना, ये भी साइड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन मुझे लगा, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया कि आप एक बार और थोड़ा समझ लें। देखो क्या सबसे पहले क्वेश्चन है, किसी वस्तु के एक समान व असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होगी, मतलब व्हाट इज द नेचर पूछा है। इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, हमको डिस्टेंस टाइम ग्राफ का नेचर पूछा है फॉर नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म मोशन। चलो सबसे समझ लेते हैं, पहले यहाँ पर बात करें, शॉर्ट में लिख देती हूँ यूनिफॉर्म मोशन, और यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नम और यम, इससे समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस मैंने यहाँ पर एक डी ले ली इस तरफ, और यहाँ पर मैंने टाइम टी ले लिया, यहाँ पर भी डिस्टेंस डी ले ली, और यहाँ पर टाइम टी ले लिया। यूनिफॉर्म मोशन में कैसा होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इस तरीके से होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में या तो ऐसे हो जाएगा, या ऐसे हो जाएगा, या ऐसे हो जाएगा, मतलब किसी भी शेप का आएगा स्ट्रेट लाइन छोड़ के। तो इसमें क्या है, देखो इसमें इसका नेचर क्या हो जाएगा, इसमें इसका नेचर होगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका नेचर क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ठीक है, और इसमें इसका नेचर क्या हो जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, ये आपका कर्व लाइन है, अभी किसी भी तरह की कर्व लाइन आ सकती है। ठीक है, तो ये आपका नेचर हो गया, ये आपका ए मतलब फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। मतलब अब आपसे क्या पूछा है, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका दूरी समय ग्राफ अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा बनाए। ठीक है, चलो और बना लेते हैं। तो डिस्टेंस दूरी ग्राफ आपका इस तरीके से है, जो कि आपका समानांतर रेखा में बन रहा है, तो उसको आप क्या कह सकते हैं। तो समय, अब देखो यहाँ पर समय बढ़ रहा है, डिस्टेंस मान लो यहाँ पर मैंने ले ली, मान लो 50 मीटर्स पे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, और समय मेरा बढ़ता चला जा रहा है, पर ऑब्जेक्ट क्या है, स्थिर पोजीशन पे है। जब ऑब्जेक्ट स्थिर पोजीशन पे है, समय फिर भी बढ़ता जा रहा है, तो मैं इस केस को क्या कह सकती हूँ, ये ऑब्जेक्ट कैसा है, इसका नेचर कैसा हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है।
डिस्टेंस सेम है इसलिए रेस्ट पर है, तो ये हमारा सेकंड वाला केस हो गया। ठीक है, आओ अब देख लेते हैं क्या हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोलता है। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब आप इसका नेचर क्या कह सकते हैं, यहाँ पर स्पीड टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं और क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इसमें आप क्या बोल सकते हैं, स्पीड आपकी ये दे रखी है, मान लो यहाँ पर 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड पर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और इसी स्पीड से वो चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। जब स्पीड कांस्टेंट हो गई तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका स्पीड कांस्टेंट हो गई, स्पीड क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, मतलब कि एक हाईवे पे चल रहे हैं और एक रफ्तार से चलते चले जा रहे हैं, समय भी बढ़ रहा है, गाड़ी भी चल रही है, पर स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे चल रही है बॉडी। तो ये कैसा आपका यहाँ पर नेचर हो जाएगा इसका, ये आपका यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, समान गति का ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन का यहाँ पर ग्राफ हो जाएगा, समान गति। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया ना, अच्छा क्वेश्चन था ना। चलो और फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ अच्छा हिंदी में तो रह ही गया है, सॉरी इंग्लिश में रह गया है, हिंदी से समझ लेते हैं। चलो फोर्थ क्या है, वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र में से मापी गई राशि क्या होती है। तो ये देखो, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका इस तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ के इस, ये मान लो ये इस तरीके से ये क्षेत्र निकला, ये इसके क्षेत्र के नीचे से मापी गई ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी हमने देखा था, ये आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है, देख लिया ना, पीवाईक्यू क्वेश्चन कहाँ से उठ के आया, आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आया है। तो इसके में जो एरिया, इसका मतलब एरिया अंडर ग्राफ पूछा गया है। तो एरिया अंडर ग्राफ क्या बताता है, ये आपको डिस्प्लेसमेंट बताता है, विस्थापन बताता है, जो कि आपका पीवाईक्यू में भी हमने जस्ट देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। चलिए आगे जल्दी से बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A car accelerates uniformly from 18 km per hour to 36 km per hour in 5 seconds। ठीक है, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 मीटर पर सेकंड, देखो अभी क्या क्या चीजें दी है वो फटाफट नोट करो। 80 किलोमीटर पर आवर से 36 हो रही है, इसका मतलब यू की वैल्यू कितनी देके रखी है, 18 किलोमीटर पर आवर। वी की वैल्यू क्या देके रखी है, 36 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना देके रखा है, 5 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन का तुरंत आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में टी। ठीक है, इसको चेंज कर लो, 5 अपॉन में 18 कर लो, इसको क्या लो 5 अपॉन में 18। तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 18 से 18 गया तो ये हो जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे 18 टू जा तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि 10 माइनस यू क्या हो गया 5 अपॉन में टी क्या है 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, फिर क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। अब डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अब एक इक्वेशन लगा सकते हैं। इक्वेशन क्या है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो s हमको डिस्टेंस निकालना है, s हो गया, ये आपको u क्या देके रखा है, 5 देके रखा है, इंटू 5 टाइम भी 5 है, प्लस हाफ इंटू में 1 इंटू में 5 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी यहाँ पर मीटर्स में वैल्यू आ जाएगी, जो कि आप खुद सॉल्व कर देख सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है 7.7। द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। तो इसका मतलब यहाँ पर ए की वैल्यू देके रखी है आपको 6 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, if the car takes 2 seconds to stop after application of the brakes, calculate the distance traveled during the time। फिर से क्वेश्चन पढ़ो एक बार फिर से कि द ब्रेक्स अप्लाई टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अपोजिट डायरेक्शन। अब अपोजिट डायरेक्शन देके रखा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है ना, इफ कार टेक्स 2 seconds टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन, मतलब टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 सेकेंड है और स्टॉप हो रही है, इसका मतलब वी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए अभी देखो हमारे पास क्या क्या है, ए है हमारे पास, टी है हमारे पास, वी है हमारे पास। तो हम एक इक्वेशन लगा सकते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा सकते हैं। ठीक है ना, हमें ये सारी इक्वेशंस को यूज करना है इसमें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू यू आपको निकालना है, ए आपको पता है -6 है और टी आपको ज्ञात, टी आपको पता है 2 है। ठीक है, इसके हिसाब से यहाँ पर यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉल्व करोगे तो 12 मीटर पर सेकेंड यू की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, अब देखो
इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको s की वैल्यू पूछी है, डिस्टेंस पूछा है, तो इसमें क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब इसको पुट कर दो, s इक्वल्स टू यू क्या है 12 आया, t क्या है आपका 2 है, प्लस हाफ a क्या है -6 है, और t क्या है वापस से आपका 2 इंटू 2 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आप सॉल्व करते रहना तो 12 मीटर ही इसका आंसर आ जाएगा, s की वैल्यू 12 मीटर आ जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, फिर से आपके खूब सारे क्वेश्चन आ गए, साइड वाले क्वेश्चन से बहुत दिमाग खराब करा है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। चलिए देख लेते हैं। कोई बस विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। परिकलन कीजिए प्राप्त की गई चाल तथा तय की गई दूरी। ठीक है, तो क्या क्या चीजें निकालनी है मैं आपको बता दे रही हूँ और आप इसको सॉल्व करेंगे। क्या क्या चीजें, देखो यहाँ पर क्या है, रेस्ट से स्टार्ट हुई तो मतलब u की वैल्यू क्या कर लेंगे, 0 ले लेंगे। ठीक है, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या देखी रखी है, हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एक्सेलरेशन की वैल्यू है 0.1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, अब फॉर 2 मिनट्स टाइम की वैल्यू क्या देके रखी है, 2 मिनट्स यहाँ पर देके रखी है। फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, अब v की वैल्यू यहाँ पर पूछी है, तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला लगा देना जल्दी से। v हमको देखना है, v u क्या है 0 है, प्लस a क्या है 0.1 है, t क्या है 2 इंटू 2 है। ठीक है, सॉरी 2 मिनट्स है तो उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100, इसको आप कैसे लिख सकते हैं 120 सेकंड इंटू 120 सेकंड। ठीक है, 2 मिनट की 120 सेकंड हो गए, मीटर पर सेकंड हो गया। अभी v की वैल्यू आप यहाँ पर सॉल्व करके निकाल सकते हैं। चल ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन। अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब ट्रेन जो है वो इस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो इसका मतलब u की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 90 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ, अब ब्रेक्स लगाया गया तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग गया। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट, मतलब v की वैल्यू क्या हो गई 0 और s की हमको निकालनी है। सारी चीजें आपको दी हुई है, तो इसमें आप कैसे कौन सा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2as वाला यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपका, 2as बराबर हो जाएगा v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ पर पुट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, क्या क्या चीजें दी हैं सबसे पहले देखो, किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 90 इंटू 5 अपॉन में 18 कर लेंगे। 2 9 18, 2 4 तो 5 10, 9 5 45, तो ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड की वैल्यू आ गई। ठीक है, मीटर पर सेकंड सब हो गया, सब चीज हमारे पास ठीक है। तो इसका मतलब 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 0.5 माइनस में एस हमको निकालना है, इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर क्या है 0 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर क्या है आपका 25 का स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 माइनस में एस, और ये 5 जो 10 और ये हो गया तो मतलब कि 1s हो गया, इज इक्वल्स टू ये 25 का स्क्वायर 625 और माइनस का ये माइनस हट गया, तो इसका मतलब s की वैल्यू क्या हो गई आपकी 625 मीटर्स। ठीक है, तो s की वैल्यू क्या आ गई आपकी 625 मीटर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन। देखो अभी क्या है, एक सेकेंड इसको मैं ना हिंदी में भी देख लेती हूँ। अ ट्रॉली एक अनाथ तल पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकेंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा। ठीक है, तो ट्रॉली इस तरीके से जा रही है, इस पोजीशन पे है, यहाँ पर है ट्रॉली आपकी, इस तरीके से यहाँ पर मूव कर रही है। ठीक है, तो अब देखो ये इंक्लाइन प्लेन पर मूव कर रही है। अब इसमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं, एक्सिलरेशन क्या दे के रखा है, एक्सिलरेशन दे के रखा है 2 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। टाइम क्या दे के रखा है, टाइम दे रखा है 3 सेकेंड्स, और u की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस 18 करके, तो v इक्वल्स टू 0 प्लस a हो जाएगा 2 इंटू में 3, तो v की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है ना, कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है, नहीं करोगे तो भी चलेगा, करोगे तो भी चलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका इसी टाइप के क्वेश्चंस और हैं भी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, बहुत सारे ही क्वेश्चंस हैं। चलो करना तो है ही है।
चलिए अभी हम यहाँ पर आ गए। अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो मतलब ए की वैल्यू क्या देके रखी है, 4 मीटर पर सेकेंड। अब तो आपको आदत हो जानी चाहिए इस तरह का क्वेश्चन करने की। व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर। गति प्रारंभ करने के 10 सेकेंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर टाइम क्या हो गया आपका 10 सेकेंड्स। ठीक है, अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ दिस, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर आफ्टर द स्टार्ट। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, u की वैल्यू आफ्टर 0 से स्टार्ट, मतलब एक स्थिर से स्टार्ट किया होगा उसने। ठीक है, टाइम हमको दिया हुआ है, तो इससे हम क्या निकालेंगे, हमको s जो है दूरी हमको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, s इक्वल्स टू ut हो जाएगा प्लस हाफ at का स्क्वायर हो जाएगा। s है 0 इंटू t क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, प्लस हाफ हो जाएगा इंटू a की वैल्यू 4 दी है, t का स्क्वायर इंटू 10 इंटू 10 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 200 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक, किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकेंड की वेग से फेंका जाता है। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या चीजें दी हुई हैं। मतलब ऊपर फेंक रहे हैं, तो ऊपर फेंक रहे हैं मतलब खुद सोचो, कोई भी ये ऑब्जेक्ट है, कोई भी पत्थर है, इसको ऊपर फेंक रहे हैं। तो जब ऊपर फेंका तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर फेंकते यहाँ पर जब स्टॉप होगा तो यहाँ पर v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है ना, फेंकने की वजह से। और विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब तो u की वैल्यू क्या हो गई आपकी 5 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है, अब क्या देके रखा है, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। ठीक है ना, इन if the acceleration of the stone during its motion is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in downward direction। ठीक है, डाउन नीचे की तरफ है, इसलिए हमने इसको साइन क्या ले लिया, माइनस ले लिया कि ऊपर फेंक रहे हैं, और डाउनवर्ड डायरेक्शन दिया हुआ एक्सेलरेशन। व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक। मतलब हमको क्या लेना है एक्चुअल में, s की वैल्यू लेनी है और टाइम लेना है। तो s हमको निकालना है, टाइम भी हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या इक्वेशन लग जाएगी आपकी 2as वाली लग जाएगी। 2as बराबर होगा v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर। इस वैल्यूज को पुट करो तो यहाँ पर आपकी s की वैल्यू आ जाएगी, और फिर आपको लगाना है v इक्वल्स टू u प्लस at। इससे आपकी जो आपकी वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, फिर आपका टाइम भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना है। इजी है, सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन आसान है, मतलब क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है। चलो आओ आ जाते हैं एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन पे। चलो, एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। देखो क्या क्या चीजें दी हुई हैं, उन चीजों को देखो। तो ये क्या है, ये सर्किल है, इसका डायमीटर क्या देके रखा है, 200 मीटर देके रखा है। इसका मतलब इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी, जो रेडियस हो जाएगी, वो 100 मीटर हो जाएगी। और एक राउंड को एक राउंड इन 40 सेकंड, मतलब एक राउंड जो है वो 1 राउंड वो कंप्लीट करता है किसमें, 40 सेकंड में, ये दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड्स। अब देखो 2 मिनट 20 सेकंड में उसने कितना कवर किया होगा, तो एक राउंड 40 सेकंड में कन्वर्ट करता है, तो इतना में, तो इसको सबसे सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो 2 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड, तो इसका मतलब 140 सेकंड की हमें बात यहाँ समझनी है। ठीक है, एक राउंड 40 सेकंड में, तो 80 सेकंड में कितना हो जाएगा, 80 सेकंड में 2 राउंड करेगा। ठीक है, फिर इसका फिर क्या हो जाएगा 120 सेकंड, 120 सेकंड में कितना हो जाएगा, 3 राउंड करेगा। फिर इसमें कितना हो जाएगा 140 सेकंड, मतलब 140 सेकंड 20 और सेकंड हो गए, तो एक राउंड 40 सेकंड में, तो 20 सेकंड में आधा राउंड। ठीक है, आधा राउंड किया, तो इसका मतलब इसने टोटल राउंड्स कितने कर लिए, इसने टोटल राउंड्स कर लिए 3 1/2 राउंड्स किए, कितने 140 सेकंड में। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो इसका मतलब कि जैसे ही, अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ। अब देखो यहाँ से उसने स्टार्ट किया, एक राउंड किया कंप्लीट, एक राउंड कंप्लीट कर लिया 40 सेकंड में हो गया। फिर दूसरा राउंड किया 80 सेकंड हो गया। तीसरा राउंड किया
120 सेकंड हो गया। अब 120 सेकंड के बाद यहाँ रुक गया, ठीक है। अब 120 सेकंड के बाद वाली का बाद देखना 120 से 40 कैसे हुआ। अब 120 पे वो चला, 120 पे वो चला, 120 पे 140 पे यहाँ पर रुका, है ना। 20 सेकंड ही तो उसने चल पाया फिर, तो 20 सेकंड पे चल पाया तो उसका मतलब यहाँ पर वो रुक गया। अब यहाँ पर वो रुक गया तो उसका यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया। ये इनिशियल पॉइंट था उसका और ये यहाँ पर फाइनल पॉइंट है, ठीक है ना। ये इनिशियल पॉइंट था और ये इसका फाइनल पॉइंट है। तो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच की दूरी क्या हो गई, तो ये हो गई आपकी दूरी, जिसको डिस्टेंस बोलते हैं। ये हो गई आपकी 200 मीटर और इसी को डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, ये भी आपकी आ गई कितनी, 200 मीटर, क्योंकि यहाँ से बाकी तो उसने कंप्लीट करके यहाँ आ जा रहा था ना वापस से, यहाँ करने यहाँ वापस आ रहा था, यहाँ के यहाँ वापस आ रहा था, यहाँ के फिर से वापस आ जा रहा था। पर लास्ट के 20 सेकंड में क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी दूरी इसने तय करी। तो यहाँ पर आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, जो कि आपका कितना आ जाएगा, आपका 200 मीटर आ जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस और यहाँ पर नहीं, यहाँ पर सिर्फ आपका डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या हो जाता है, डिस्टेंस आपका क्या होता है, टोटल कितना चला, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका शॉर्टेस्ट पार्ट। तो शॉर्टेस्ट पाथ के हिसाब से यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन तो हो जाएगा 200, पर डिस्टेंस आपको यहाँ पर 200 नहीं होगा। डिस्टेंस को भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये रह गया, चलो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर 1/2 राउंड उसने किए, तो इसका मतलब कि आप किस तरीके से यहाँ पर समझेंगे, तो 3 2 6 7/2 राउंड उसने किए, कितने सेकंड में, उसने 140 सेकंड में उसने 7/2 राउंड्स करे। तो इसका मतलब 7/2 इंटू 2πr हम कर सकते हैं, 2πr। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब 7πr हो गया, ठीक है, 7πr। अब इसको यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, 7 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है आपकी 100, ठीक है। तो ये 7 से 7 गया, तो यहाँ पर 2200 मीटर आपका डिस्टेंस आया। वो मैंने गलत बोल दिया था, प्लीज उसको चेक कर लो। क्या मैंने बोला था, डिस्टेंस को 200 बोल दिया था। डिस्टेंस 200 नहीं होगा, डिस्टेंस तो उसने 4 बार किया ना। एक बार यहाँ से चल के यहाँ पर आया, पूरा आया, फिर वापस एक बार आया, फिर एक बार वापस आया और फिर आधा चला। तो डिस्टेंस हम पूरा 7/2 राउंड्स लेंगे। 7/2 राउंड्स के साथ डिस्टेंस आपका ये हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट आपका 200 मीटर हो जाएगा। अब ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है आपका अब्दुल। चलो आओ देख लेते हैं अब्दुल क्या कर रहा है। अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है, ठीक है। अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्लीट्स, मतलब अब्दुल का घर बना दो जल्दी से पहले। तो ये अब्दुल का स्वीट होम है और यहां से अब्दुल जाता है, तो ये अब्दुल का स्कूल है, ठीक है। ये अब्दुल का हो गया स्कूल, ठीक। अब देखो ये क्या कर रहा है, द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। तो जब ये जा रहा है तो इसकी स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट देयर इज लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज, मतलब जाते समय उसकी इतनी थी और आते समय उसकी एवरेज स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर। ट्रैफिक नहीं मिला। व्हाट इज द अब्दुल्स एवरेज स्पीड, अब्दुल की औसत चाल को ज्ञात करना है। तो इसका मतलब अब्दुल गया होगा D1 दूरी और आया भी D2 दूरी, तो दूरी जो हो गई वो सेम है। तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल दूरी, कुल दूरी कितनी हो गई, D1 प्लस D2, ठीक है। कुल दूरी हो गई D1 प्लस D2। तो इसके हिसाब से यहाँ पर क्या हो गया, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा आपका, D1 प्लस D2 अपॉन में T1 प्लस T2, ठीक है। अब यहाँ पर T1 क्या हो जाएगा, T1 कैसे निकालेंगे, T1 क्या, डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो T क्या हो जाएगा, T इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है, मान लो D1 है पहले की, अपॉन स्पीड क्या है पहले की 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये आवर में हो गया और T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर वापस से मतलब D ले लो, D1 क्यों लिया, D अपॉन में यहाँ पर 30 आवर। तो इसका मतलब एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा यहाँ पर D प्लस D अपॉन में, यहाँ पर D अपॉन में 20 और यहाँ पर D अपॉन में 30। ये हो जाएगा आपका 2D अपॉन में, ये यहाँ पर हो जाएगा 60, 3x प्लस 2x हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपको, उसको सॉल्व करिएगा तो 2D अपॉन में 5D, सॉरी ये x कहाँ से आ गया, D लिया था ना हमने, और इनटू में 60। तो इसको सॉल्व करेंगे, D से D गया, ये हो जाएगा वो 24 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई क्या, अब्दुल की एवरेज स्पीड, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। कोई मोटर बोट झील में
विराम अवस्था से सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की नियत त्वरण से 8 सेकंड तक चलती है। अब मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब यू की वैल्यू क्या हो गई मोटर बोट की, फोर्थ क्वेश्चन है ये हमारा। यू की वैल्यू 0, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। एक्सेलरेशन क्या हो गया, इसका त्वरण हो गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितना है आपका 8 सेकेंड है। हाउ मच फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग द टाइम, इसका मतलब एस की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले वी निकालो, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। वी निकाल लेंगे, यू 0 है, ए क्या है 3 है, टी क्या है 8 है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारी मीटर मीटर सेकंड सेकंड सब चीज ठीक चल रही है, तो ये हमारी 24 मीटर पर सेकंड आ गई वी की वैल्यू। अब एस की वैल्यू निकाल लो, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। एस हो जाएगा, यू हमको पता है 0, टी तो 0 ही हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू ए क्या है 3 इंटू टी क्या है आपका 8 इंटू 8। तो इससे हमें v की वैल्यू की जरूरत भी नहीं थी, डायरेक्टली हम पुट कर सकते थे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पर आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये आपको ग्राफ दिया हुआ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी सी, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, विच ऑफ द 3 इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट। तो देखो जिसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा उसकी स्पीड क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, इसको याद रखना। जिसका स्लोप सबसे ज्यादा है, मतलब स्लोप मतलब इस तरीके से देख रहे हो, ये जिसका स्लोप, ये स्लोप हो गया, एक ये स्लोप हो गया और एक ये स्लोप हो गया। तो इसमें आपको किसका स्लोप सबसे ज्यादा दिख रहा है, किसका स्लोप मतलब किसके बीच में एंगल देखा जाए तो कितना ज्यादा है, तो स्लोप इस तरीके से ये आपका स्लोप हो गया। ये मतलब कितना स्टीप स्लोप की बात की जाती है, तो सबसे ज्यादा स्लोप किसका है, बी का है। तो यहाँ पर कौन सा ज्यादा सबसे ज्यादा दूर जाएगा, तो बी जो है वो सबसे फास्ट जाएगा। जिसका ज्यादा स्लोप उसका ही क्या रहेगा, उसकी स्पीड भी ज्यादा रहेगी। जिसका स्लोप ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा, तो बी होगा इसका आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, एवर आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। क्या कभी एक एक मतलब तीनों एक साथ एक ही पॉइंट पे कहीं बिंदु पे मिल रहे होंगे, तो नहीं। यहाँ पर देखो एक मिल रहा है, ऐसे देखो, यहाँ पर ये मिल रहा है, यहाँ पर ये मिल रहा है, यहाँ पर ये मिल रहा है, पर तीनों एक साथ नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा नो। ठीक है, कभी नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्या है, क्या ये तीनों किसी समय पर सड़क में एक बिंदु पर होंगे, नहीं होंगे। जिस समय बी ए से गुजरती है उस समय सी की कितनी दूरी तय कर लेते हैं। ठीक है, वो देख लेते हैं कि हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए। अब देखो बी पासेस ए, देखो बी पासेस ए, एक ए ये है, बी पासेस ये। तो ये जब इसको पास कर रहा है तो सी कितनी दूरी ट्रैवल कर लेगा, तो सी जो है वो दूरी ट्रैवल कर लेगा 8 से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर इसका यहाँ पर मतलब 8 9 10 लगभग 10 के आसपास अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि 10 के आसपास यहाँ पर ये दूरी तय कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। हाउ फार बी ट्रेवल बाय द टाइम, अब देखो हाउ फार बी ट्रेवल्ड, बी कितनी दूरी तय करेगा बाय द टाइम इट पासेस सी, सी को उसे पास करना है। ठीक है ना, बी सी को पास कर रहा है, तो वो कितनी दूरी ट्रैक करेगा, तो ये देखो ये पॉइंट हो गया इसके मीटिंग पॉइंट, तो उसकी कितनी दूरी तय कर लेगा, तो ये लगभग 5 की तरफ दूरी तय कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सिर्फ देख के इसको बताना था, बहुत ये टफ सा क्वेश्चन नहीं था, इजी क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 7th क्वेश्चन। अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट। अब एक बॉल को ऊपर से फेंक दो भाई, यहाँ से बॉल क्या है नीचे गिर रही है। ठीक है, ऑफ 20 मीटर्स, तो हाइट कितनी दे के रखी है, 20 मीटर्स दे के रखी है। ठीक है, अब ये ऊपर सीधी से नीचे फेंक रही है, इसका मतलब यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी। इंक्रीजेज यूनिफॉर्म रेट, इंक्रीजेज क्या हो जाएगा, अच्छा ये एस स्क्वायर है तो ये एक्सेलरेशन दे के रखा है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट द वेलोसिटी हमसे पूछी है, और आपको एस दे के रखा है 20 मीटर्स, टाइम भी हमसे पूछा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें पूछी हैं। 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराया जाता है, यदि उसका वेग इतना है कि एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है तो यह इस वेग के धरातल में टकराएगी। कितने समय पश्चात ये धरातल से टकराएगी, तो आपको सारी वैल्यूज दी हुई हैं, आप इसको डायरेक्टली पुट कर निकाल सकते हैं। पहले क्या लगाएंगे, 2as वाला फॉर्मूला लगा देंगे, v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर। देखो आपने शुरू से देखा होगा ना ये सेशन, तो आप ये क्वेश्चन सब इजिली कर पा रहे होंगे। और फिर आपको फॉर्मूला लगाना है v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी वाला, और नहीं देखा होगा तो फिर आपको दिक्कत आ रही होगी करने में। ठीक,
चलिए अब आज यहीं तक रखते हैं, अभी कुछ एक आध क्वेश्चंस रह गए होंगे तो देखते हैं आगे। और आप इस क्वेश्चंस को प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा कि क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं, साथ साथ आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं रिसेंटली एग्जाम में, तो उसको बहुत सोच समझ के पूछा गया, इसका मतलब आगे भी पूछा जाएगा, कंफर्म हो जाती है बातें। ठीक है, तो ये सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। इसका पीडीएफ आपको देखो क्वेश्चंस का नहीं मिलेगा, इसका कंटेंट का पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी। इस वाले सेशन में बहुत ज्यादा इंग्लिश मैंने नहीं यूज करी है, अपने पीडीएफ में जो हैंड रिटन नोट्स हैं उसमें मैंने पर्टिकुलर वर्ड्स को हिंदी में लिख दिया है, पर पूरी पूरी लाइन को हिंदी में नहीं लिखा है, क्योंकि जरूरत नहीं थी। ठीक है, इतना ज्यादा कंटेंट ही नहीं है कि उसको आपको हिंदी में, आपको सिर्फ ग्राफ को समझना है, तो ग्राफ को समझने के लिए एक्सेलरेशन, त्वरण हो गया, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन हो गया, ये सब चीजें लिखी हैं। ठीक है, तो चीजों को समझ लेना। मैं आपको वो पीडीएफ दे दूंगी हैंड रिटन नोट्स की, फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए, बस चीजों को आप करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।